लेन्युआन महाद्वीप, किंगजो, दक्षिणी क्षेत्र, दीर्घायुषीन परिवार। मुख्य पारिवारिक क्षेत्र को सुनहरे लालटेन और रंगीन रिबन से सजाया गया था। कढ़ाई वाले पर्दे जमीन तक लटक रहे थे और मोतिया जगह खुशी के माहौल को दर्शा रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि आज शेन परिवार के उत्तराधिकारी और ये परिवार के उत्तराधिकारी का विवाह दिवस था, जो दो महान दीर्घायु परिवारों की प्रतिष्ठा का प्रतीक था। समारोह स्वाभाविक रूप से भव्य और भव्य था। तथापि इस शादी के मुख्य पात्रों में से एक, शेन जियान, उस समय पिछवाड़े में एक रॉकिंग कुर्सी पर अकेले लेटा हुआ गहरी नींद में सो रहा था। उनकी लाल रंग की शादी की पोशाक उनकी जैसी गोरी त्वचा को और निखार रही थी और उनका सुंदर सोया हुआ चेहरा एक सहज बड़प्पन को दर्शा रहा था। यदि कोई उसकी साधना पर ध्यान न दे तो उसे एक आदर्श दीर्घायु पारिवारिक उत्तराधिकारी होना चाहिए था। हर कोई जानता था कि शेन परिवार का सबसे बड़ा बेटा एक जनजात दाव बौरी था, जो एक अमर आदरणीय बनने के लिए नियत था। लेकिन वे नहीं जानते थे कि शेन परिवार के दूसरे बेटे शेन शियान के पास नौ स्तरीय आध्यात्मिक मूल था। शेन परिवार से मिले अनगिनत संसाधनों के साथ 10 साल से ज्यादा की साधना के बाद वह मुश्किल से ही अभ्यास के लिए चरण के दूसरे स्तर तक पहुंच पाया था। वह पूरी तरह से निकम्मा था। वास्तव में जब वह पहली बार यहाँ स्थानांतरित हुआ था तो शेन जियान, जिसने अमर उत्थान का सपना देखा था, ने भी कड़ी मेहनत की थी। लेकिन उन्हें जल्दी पता चल गया कि कुछ चीजें सिर्फ प्रयास से हासिल नहीं की जा सकती। धीरे धीरे उन्होंने अपनी पहचान को एक निकम्मे व्यक्ति के रूप में स्वीकार कर लिया और चुपचाप लेटना सीखने लगे और एक दूसरी पीढ़ी के अमीर बन गए, जो केवल अपने जीवन का आनंद लेना जानते थे। वैसे भी पिछले जन्म में तो वह मेहनती ही रहा था। ट्रांसमाइग्रेशन के बाद किसने कहा था कि उसे दुनिया भर में मशहूर होना ही है। मौज मस्ती के स्थानों पर संगीत सुनना और फूलों की गलियों में नशे में धुत होना भी काफी अच्छा था। दुर्भाग्यवश इस सुखद अवधि में पहला परिवर्तन आया। युवा स्वामी, शुभ समय लगभग आ गया है। आंगन के बाहर हरे रंग की पोशाक पहने एक नौकरानी दौड़ती हुई आई और चिंतित भाव से उसे याद दिलाती रही। यदि वे शुभ मुहूर्त से चूक गए और परिवार का मुखिया उन्हें दोषी ठहराएगा तो कोई भी इसे संभाल नहीं पाएगा। हम शेन जियान धीरे से रॉकिंग चेयर पर उठा। उसने अपनी आंखें पानी की तरह शांत करके अंगड़ाई ली और उठकर आंगन के प्रवेश द्वार की ओर चल बढ़ा। युवा मालिक, आपके बाल, नौकरानी ने उन्हें याद दिलाया। इस समय शेन जियान के लंबे बाल बिखरे हुए थे। हालांकि ये उसकी खुली नाभा को छिपा नहीं पा रहा था, फिर भी यह अवसर के लिए तुरंत उपयुक्त था। ये तो बस एक औपचारिकता है, इसमें इतनी गंभीरता क्यों है? शेन जियान ने उदासीनता से कहा। उसने लापरवाही से एक सुनहरा रेशमी रिबन खींचा और लापरवाही से अपने काले बालों को बांध लिया। यह विवाह पहले उसके बड़े भाई का होना था, लेकिन अब यह उस पर थोपा गया है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने इतनी उदासीनता से काम लिया। परिवार के मुख्य हॉल में पहले से ही मेहमान आ चुके थे, जिससे वहां चहल पहल और रौनक छा गई थी। जैसे ही दूल्हा सामने आया, उसने कई लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। हर कोई उन्हें बधाई देने के लिए आगे आया। हालांकि शेन जियान एक निकम्मा इंसान था, लेकिन इसे वारिस के रूप में उसकी पहचान नहीं बदली। इन लोगों को अभी भी ऊपरी तौर पर अपना सामान्य सम्मान बनाए रखना था। शेन जियान ने बिना कुछ कहे एक एक करके सिर हिलाया। अचानक आसपास की आध्यात्मिक की में हल्की सी लहर उठी। सभी लोग एक मौन सहमति से रास्ता बनाने लगे और देखा कि एक आदमी आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है। इस व्यक्ति ने गहरे रंग का ब्रोकेट का वस्त्र पहना हुआ था, जिसके कफों पर चांदी के सांप के पैटर्न कढ़ाई किए हुए थे, जो रात में बहती नदी की तरह बह रहा था। उसका चेहरा शेन जियान के चेहरे से 5 गुना मिलता जुलता था, लेकिन उसकी भौहों के बीच उदासी और होठों पर हल्की सी ठंडी मुस्कान थी। वह शेन जियान का दूसरा बड़ा भाई शेन ही था। परिवार के मुखिया शेन शियों के 3 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे शेन जिंग में जनजात दाव वंश और असीम संभावनाएं थी। दूसरे बेटे शेन ली में साधारण क्षमता थी और उसने लंबे समय से कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली थी। केवल सबसे छोटे बेटे शेन शियान का वर्णन करना कठिन था। अपने छोटे भाई के सामने आकर शेन ली ने सिर ऊंचा करके उसे नीचे देखा। उसकी आंखों में घृणा की एक झलक दिखाई दी, लेकिन वह ऊपर से मुस्कुराया और बोला, तीसरे भाई, तुम्हारी खुशहाल शादी के लिए बधाई। उसकी नजर शेन जियान की चमकदार शादी की पोशाक पर पड़ी और उसने मन ही मन उपहास किया, हे, एक निकम्मे व्यक्ति की जोड़ी एक बहिष्कृत व्यक्ति के साथ सचमुच स्वर्ग में बनी जोड़ी। उसी परिवार की वारिस में मूल रूप से अच्छी प्रतिभा थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसे साधना के दौरान की विचलन का सामना करना पड़ा और उसकी सारी साधना खो गई। स्वर्ग का प्रिय पुत्र, बिग ब्रदर, ऐसे व्यक्ति के साथ दाव साथी कैसे हो सकता है? अब उसे इस निकम्मे तीसरे भाई को सौंपने से न सिर्फ दोनों परिवारों की इज्जत बच गई, बल्कि भविष्य की मुसीबतें भी टल गई। यह एक तीर से 2 निशाने थे। धन्यवाद दूसरे भाई, शेन जियान ने शांति से कहा। दूसरे पक्ष के साथ उसका लगभग कोई संपर्क नहीं था, इसलिए उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। शेन ली मुस्कुराया और उसके कंधे पर हाथ फेरते हुए अर्थपूर्ण ढंग से बोली, तुम स्वभाव से ही सुस्त हो। जल्दी शादी कर लेने से माँ की चिंता दूर हो जाएगी। अपने 3 भाइयों में से उनकी माँ अपने सबसे छोटे बेटे से बहुत प्यार करती थी और उसकी बहुत देखभाल करती थी। अन्यथा एक निकम्मा व्यक्ति इतनी विलासिता और आराम की जिंदगी कैसे जी सकता है? दूसरा भाई सही कह रहा है, शेन जियान ने शांति से जवाब दिया। उन्होंने दूसरे पक्ष के शब्दों में उपहास सुना, लेकिन इसे दिल पर नहीं लिया। उसके लिए तो बस झूठ बोलना ही सच था। अगर वह हमेशा इन पेचीदगियों से परेशान रहता तो उसकी परेशानियां और बढ़ जाती। चूंकि आप ये जानते हैं, इसलिए आपको अपनी साधना पर और अधिक मेहनत करनी चाहिए। शेन ली आगे कहना चाहता था। दुल्हन आ गई है, तभी किसी ने जोर से चिल्लाया। तुरंत ही संगीत गूंज उठा, रंग बिरंगे रिबन उड़ने लगे और आकाश से फूलों की पंखुड़ियां नीचे गिरने लगी। दूर बादलों की गहराई में 12 सुनहरे रंग की उड़ती हुई नावें बादलों से उभरी। नावें झिलमिलाते आध्यात्मिक रेशम से लिपटी हुई थी और धनुष पर नक्काशीदार फीनिक्स बादलों के समुद्र में धुंधले रूप से दिखाई दे रहा था। सबसे आगे वाली उड़ती हुई नाव पर फीनिक्स मुकुट और कड़ाईदार वस्त्र पहने एक व्यक्ति शांत से खड़ा था और नाव के साथ धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। जैसे जैसे वह आकृति नजदीक आती गई, क्योंकि वहां कोई लाल घूंघट नहीं था, सभी ने दुल्हन का चेहरा स्पष्ट रूप से देखा। यह एक अत्यंत सुंदर चेहरा था। उसकी भौहें दूर पहाड़ों की तरह थी, उसकी आंखें ठंडे तारों की तरह पानी को प्रतिबिंबित कर रही थी, कोनों पर पूरा ऊपर की ओर झुकाव के साथ ठंडक और भव्यता का आभास देती थी। उसकी नाक नाजुक ढंग से गई हुई थी, उसके होंठ सिंदूरी रंग के स्वाभाविक रूप से जीवंत और उसकी टोरी की रेखा बेहद खूबसूरती से खींची गई थी। उसका पूरा चेहरा अपनी सुंदरता में लगभग वास्तविक था, मानो स्वर्गों की कोई देवी अवतरित हुई हो, जिससे लोग उसे अपवित्र करने की हिम्मत न कर पाए। शेन जियान ने अपना सिर थोड़ा सा मोड़कर आंखें सिकोड़ ली। अफवाह थी कि ये परिवार की वारिस, ये किंगजो की सबसे खूबसूरत महिला थी। आज उसे देखकर ये बात सच साबित हुई। ये केवल अफसोस की बात थी। ये सुंदरी, जिसकी बहुत प्रतीक्षा की जा रही थी और जिसे 100 वर्षों में ये परिवार की शीर्ष प्रतिभा के रूप में सराहा गया था, अब अपन हो गई थी। भाग्य का कैसा क्रूर मोड़। उसके बदल में शेन ली ने भी इस महिला को देखा जैसे उसके बड़े भाई ने त्याग दिया था और वह दम रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि दूसरा पक्ष इतना सुंदर होगा। ये निकम्मा आदमी बहुत भाग्यशाली है। उसने अपने बगल में बैठे शेन जियान की ओर देखा, उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमक रही थी। दुल्हन के आगमन पर शेन जियान ने दियासलाई बनाने वाले के मार्गदर्शन में उन्हें जोड़ने वाला लाल रिबन लिया और मुख्य हॉल की ओर चल पड़ा। हॉल आलीशान था, नक्काशीदार बीम और रंग बिरंगी छतें थी और फर्श पर मुलायम कालीन बिछा हुआ था। शुभ घड़ी आ गई थी और प्रणाम समारोह शुरू हो गया था। शेन जियान और ये किंगजियान एक दूसरे के बदल में खड़े होकर प्रक्रिया का पालन कर रहे थे। इस विवाह के संबंध में दोनों के भाव आश्चर्यजनक रूप से शांत थे। और जैसे ही प्रणाम समारोह समाप्त हुआ, जैसे ही उन्हें दुल्हन के कक्ष में ले जाया जाने वाला था, अचानक शेन जियान के दिमाग में एक स्पष्ट महिला आवाज प्रकट हुई। बधाई हो मेजबान, आपके पहले दाव साथी के मिलने पर। आपको सिस्टम का विवाह आशीर्वाद प्राप्त हो गया है।
अब से जब भी आपका ताऊ साथी साधना में सफलता प्राप्त करेगा तो मेजबान को उसके अनुरूप गुणित वृद्धि प्राप्त होगी। साथ ही मेजबान द्वारा ताऊ साथी को दी गई कोई भी वस्तु भी उसी गुणित दर पर मेजबान को वापस कर दी जाएगी। आशीर्वाद द्वारा प्रदान की गई कोई भी वस्तु दाऊ साथी को दोबारा नहीं दी जा सकती तथा उपहार में दी गई वस्तु का मूल्य अगले आशीर्वाद के लिए कुल अवधि निर्धारित करता है। वर्तमान सीमित दाऊ कंपेनियन बाइंडिंग संख्या 1। दाऊ साथी ये क्विंगजियार वर्तमान गुण 10। जैसे जैसे मेजबान का क्षेत्र बेहतर होता जाएगा दाऊ साथी बंधनों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। कृपया प्रत्येक दाऊ साथी का सम्मान करें और उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, वे सफलता के मार्ग पर आपकी सबसे बड़ी मदद है। प्रणाली। शेनजियान का दिमाग जम गया और उसे तुरंत कुछ एहसास हुआ। क्या यह एक ट्रांसमिग्रेटर के लिए आवश्यक वस्तु नहीं है? लेकिन क्या मैं इसे नहीं ले सकता? 10 साल से ज्यादा के प्रवास के बाद वह नमकीन मछली बनने का आदी हो चुका था। अब जब यह चीज अचानक सामने आई तो वह सहज रूप से मना करना चाहता था। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए शेनजियान को पहले आया हुआ पाठ याद करना पड़ा। दाऊ साथी विवाह आशीर्वाद साधना प्रत्यावर्तन। This was clearly telling him to marry more Dao companions and use their cultivation to. ये स्पष्ट रूप से उसे और अधिक दाऊ साथियों से विवाह करने और उनकी साधना का उपयोग करके धीरे धीरे मजबूत बनने के लिए कह रहा था। हम मजबूत बने, कितना दूर का वाक्यांश। शेनजियान भूल ही गया था कि उसने आखिरी बार ये दो शब्द कब सुने थे। शुरू में उसके लिए ये एक असंभव सपना था, लेकिन अब ये उसकी पहुंच में था। मजबूत बनना अच्छी बात थी। इस साधना जगत में जहां बलवानों को सम्मान दिया जाता था, कोई भी व्यक्ति बलवान बनने के प्रलोभन से इनकार नहीं कर सकता था और वह कोई अपवाद नहीं था। इसके अलावा परिचय को देखकर ऐसा लगता था कि उन्हें मजबूत बनने के लिए कड़ी मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है, जो उनके व्यक्तित्व के बिल्कुल अनुकूल है। हालांकि एक दाऊ साथी से शादी करना भी परेशानी भरा था, उसे अच्छी योग्यता वाले किसी व्यक्ति को ढूंढना होगा। शेनजियान ने फिर से सीधा लेटने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने विचार वापस ले लिए और विचार करना बंद कर दिया तथा प्रकृति को अपना काम करने देने का निर्णय लिया। वैसे भले ही वह अधिक शक्तिशाली नहीं हुआ, फिर भी उसका वर्तमान जीवन काफी अच्छा था। कई सामाजिक कार्यक्रमों के बाद चमकता हुआ चांद आसमान में ऊपर लटक रहा था। शेनजियान को उसके पारिवारिक भाइयों द्वारा दुल्हन की कक्ष तक ले जाया गया। शायद इसलिए कि उसने अभी सिस्टम प्राप्त किया था या किसी अन्य कारण से उसने उस शराब को बड़े आनंद के साथ पिया। दरवाजा खोलते ही शेनजियान ने देखा कि दुल्हन बिस्तर पर पालथी मारकर बैठी हुई है। अब यहीं पर उसकी दृष्टि में एक पैनल प्रकट हुआ। नाम ये क्विंगजियान। आयु 20। साधना क्यूरी प्रशिक्षण चरण 7वां स्तर अस्थायी रूप से सीलबंद। योग्यता प्राचीन दिव्य फीनिक्स रक्त रेखा अमर सम्राट आध्यात्मिक शरीर। सारांश उनका पिछला जन्म दयान युवान महाद्वीप की महारानी के रूप में हुआ था। कष्ट सहने में असफलता के कारण उनका शरीर नष्ट हो गया और उनका दाव लुप्त हो गया। उन्होंने अपने दिव्य फीनिक्स वंश की सहायता से ये परिवार में पुनर्जन्म लिया। शेनजियान की आंखें चमक उठी। उसने यह आशा नहीं की थी कि वो पिछले जन्म में महारानी होगी, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी असाधारण थी। ऐसा प्रतीत होता है कि खेती की तथाकथित हानि भी झूठी थी। ये तो अच्छी बात है, अपने दाऊ साथी की इतनी शक्तिशाली पृष्ठभूमि के साथ वह और भी बेहतर तरीके से ले सकता है। शेनजियान के बोलने से पहले ही ये किंगजियान ने अपनी आंखें खोले बिना ही उदासीनता से कहा, बाहर निकलो। उसके अनुसार यह विवाह होना ही नहीं चाहिए था। वह केवल इसलिए सहमत होने के लिए मजबूर थी क्योंकि उसकी अपनी ताकत अपने परिवार को छोड़ने के लिए पर्याप्त थी। During this time, she even deliberately spread rumors that her cultivation had. इस दौरान उसने जानबूझकर यह अफवाह फैला दी कि उसकी साधना अपंग हो गई है, इस उम्मीद में कि शेन परिवार सक्रिय रूप से सगाई को रद्द कर देगा। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि दूसरे पक्ष ने वास्तव में उसे विवाह करने के लिए एक निकम्मे व्यक्ति को भेजा था। ये भी ठीक है, ऐसे व्यक्ति को नियंत्रित करना आसान होगा और वह उसकी साधना में बाधा नहीं डालेगा। ये सुनकर शेनजियान की आंखें चमक उठी। इस महारानी के मन में काफी नाराजगी थी। हालांकि मेहनती खेती अच्छी थी। जब तक वह ब्रेकथ्रू कर सकती है, उसके ब्रेकथ्रू से आध्यात्मिक की 10 गुना वापस आ जाएगी और वह सपाट लेने और मजबूत बनने में सक्षम होगा। शेनजियान ने इसके पास गया, गला करने के लिए रस्मी शराब उठाई और फिर एक छोटा सा उपहार बॉक्स निकालकर मेज पर रखते हुए अपना भाव व्यक्त किया। ये तो बस एक औपचारिकता थी। मेरा कभी भी तुम्हारे साथ सच्चा पति पत्नी बनने का इरादा नहीं था। यह शादी मूलतः एक दुर्घटना थी। व्यवस्था के साथ भी उसे बिना किसी भावनात्मक आधार के किसी से प्यार करने के लिए कहना वास्तविक था। भले ही वह एक महारानी होती, ये काम नहीं करता। इसके बाद शेनजियान ने धीरे से कहा, हम दोनों इस दुनिया में भटक रहे हैं, हमें एक दूसरे से मिलने के लिए क्यों जानना चाहिए? मेरे लिए एक लड़की की प्रतिष्ठा अधिक महत्वपूर्ण होनी चाहिए, इसलिए अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए कुछ मुआवजा हमेशा आवश्यक होता है। हालांकि मैं तो बस एक बेकार और निकम्मा इंसान हूँ और यह बेकार चीज ही मैं दे सकता हूँ। लकड़ी के बक्से के अंदर एक मेरिडियन ओपनिंग पिल थी। यह औषधीय पिल की प्रशिक्षण चरण के लिए सबसे अच्छी मज्जा सफाई वाली औषधीय पिल थी, जो मेरिडियन का विस्तार करने और आध्यात्मिक की के संचार को सुचारू बनाने में सक्षम थी। उसने अपनी मां से इस औषधीय गोली के लिए विनती की थी। उनकी मां परिवार की मुखिया थी और उनसे बहुत प्यार करती थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने मना नहीं किया। जहां तक इस बात का सवाल है कि वह मुआवजे के रूप में उपहार क्यों देना चाहता था। बेशक ये सिस्टम के उपहार वापसी फंक्शन का परीक्षण करने के लिए था। शेनजियान खड़ा हुआ और शालीनता से बाहर चला गया और जाते समय ये कहना नहीं भूला, यह मेरे सम्मान का एक छोटा सा प्रतीक है, कृपया शर्माएं नहीं और इसे अस्वीकार न करें। बड़े दुल्हन कक्ष में केवल एक किंगजियान ही रह गई थी, जो अपनी आंखें बंद करके साधना कर रही थी। दूसरे व्यक्ति के जाने के बाद उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी सुंदर निगाहें सुनहरी रोशनी से झिलमिला रही थी, जो साधारण रूप से महान और असाधारण लग रही थी। उसकी नजर मेज पर रखी मेरिडियन ओपनिंग पिल पर पड़ी और वह सोचते हुए बुदबुदाई, हम दोनों इस दुनिया में घुमक्कर हैं। तभी उसके होठों पर मुस्कान आ गई, एक दिलचस्प छोटा लड़का। योर सेंटिमेंट, आई एक्सेप्ट इट। होस्ट हैज गिफ्ट। होस्ट ने दाव साथी को प्रथम श्रेणी की एक उच्च स्तरीय मेरिडियन ओपनिंग पिल उपहार में दी है। आपको 10 गुना आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बदले आपको द्वितीय श्रेणी की एक उच्च स्तरीय आइस मसल बोन पिल मिलेगी। क्या आप इसे लेना चाहते हैं? औषधीय गोलियों को 9 श्रेणियों में विभाजित किया गया था, जिनमें से प्रत्येक 9 प्रमुख क्षेत्रों से मेल खाती थी। इसके अतिरिक्त उनकी गुणवत्ता और अशुद्धियों के अनुसार उन्हें 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया, निम्न, मध्यम, उच्च और शीर्ष स्तरीय। ग्रेड जितना अधिक होगा, औषधीय गोली का प्रभाव उतना ही बेहतर होगा। सिस्टम प्रॉम्प्ट देखकर शेनजियान का दिल हिल गया। प्रयोग सफल रहा। हे भगवान, इस प्रणाली ने सचमुच 10 गुना लाभ दिया। हालांकि लौटाई गई वस्तुओं में कोई सुधार नहीं हुआ, इसलिए उसे उपयोग की कोई औषधीय गोली वापस नहीं आई। आइस मसल बोन पिल का मुख्य प्रभाव यौवन और सौंदर्य को बनाए रखना था। इसके अतिरिक्त यह जहर और ठंड की प्रति प्रतिरोधक क्षमता को काफी बढ़ा सकती है और बर्फ तक साधना तकनीक के साथ अनुकूलता में सुधार कर सकती है। यह एक अच्छी औषधीय गोली थी। दुर्भाग्यवश उसके लिए यह पूरी तरह बेकार था। इसके अलावा सिस्टम में यह भी निर्धारित किया गया था कि लौटाई गई वस्तुओं को दूसरी बार वापस नहीं किया जा सकेगा। हालांकि शेनजियान ने इस पर दावा करने का विकल्प नहीं चुना। उसकी मौजूदा ताकत को देखते हुए उसे अपने पास रखना सिस्टम स्पेस में रखने से कम सुरक्षित था। जब उसे इसकी जरूरत होगी, वह इसे ले लेगा। कौन जानता है, शायद किसी दिन उसे इसकी जरूरत पड़ जाए। युवा मालिक, आप यहाँ क्यों हैं? पहले वाली हरी पोशाक वाली नौकरानी ने आश्चर्य से पूछा। क्या अपनी शादी की रात उसे अपनी दुल्हन के साथ कमरे में रोमांटिक शाम नहीं बितानी चाहिए? शेनजियान ने कहा, मैं आज रात बगल वाले कमरे में सो रहा हूँ। उसकी साधना सफलता उसके लिए लाभदायक थी, इसलिए उसे परेशान करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। क्या बाहरी लोगों की गपशप से डरने की बात है? क्या तुम मजाक कर रहे हो? इतने वर्षों में क्या उसने कभी ऐसी बातों की परवाह की? हरे रंग की पोशाक वाली नौकरानी पहले तो चौंकी, फिर जल्दी से सिर हिलाया और तुरंत सफाई करने चली गई।
जब सब कुछ तैयार हो गया तो शेन जियान कमरे में दाखिल हुआ, अपनी शादी की पोशाक उतारी और सोने के लिए जमाया लेते हुए चला गया। अचानक एक शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति उसके शरीर के भीतर प्रकट हुई, फिर ज्वार की लहर की तरह बाहर निकली। मेजबान की दाव साथी है किंग जियान, कीवी प्रशिक्षण चरण के साथ स्तर से 8वें स्तर तक पहुंच गए हैं। आपको उनकी दाव साथी की सफलता से प्राप्त साधना वृद्धि का 10 गुना प्रतिफल प्राप्त होगा। आध्यात्मिक की हुई बड़ी और आध्यात्मिक जल के प्रभाव में ये धीरे धीरे शेन जियान की अपनी शक्ति में परिवर्तित हो गई। कीवी प्रशिक्षण चरण 3रे स्तर। कीवी प्रशिक्षण चरण 4था स्तर। कीवी प्रशिक्षण चरण। केवल आधे घंटे में शेन जियान का क्षेत्र अभ्यास कीवी चरण के दूसरे स्तर से कीवी प्रशिक्षण चरण की शिखर के 8वें स्तर तक पहुंच गया था। अपने शरीर के भीतर विशाल ऊर्जा को महसूस करते हुए शेन जियान की तंद्रा पूरी तरह से गायब हो गई और उसकी जगह पर आराम ने ले ली। यह मजबूत बनने की भावना थी। उसने एक गंदी सी सांस छोड़ी। 10 साल से भी ज्यादा समय के बाद उसके अंदर एक बार फिर मजबूत बनने की इच्छा जाग उठी। बेशक सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि ताकत में इस बात की वृद्धि के लिए उसे अब कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं थी। आखिरकार 9वें आध्यात्मिक जड़ के साथ अपने आप ही कदम दर कदम मजबूत बनने की इच्छा करना केवल एक मूर्ख का सपना था। ये वर्तमान स्थिति काफी अच्छी थी। महारानी ने चुपचाप खेती की और वह चुपचाप मजबूत हो गया। अगली सुबह आकाश हल्का सा चमकीला था। शेन जियान ने नक्काशीदार लकड़ी के दरवाजे को खोला, ताज़ा महसूस किया और उसके भीतर प्रचुर आध्यात्मिक कीवी ने उसके व्यवहार में एक सूक्ष्म परिवर्तन लाया। युवा मालिक, आप अलग लग रहे हैं। एक नौकरानी ज़ेड बेसिन लेकर जल्दी से उनके पास आए। उनके रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। शेन जियान हंसा, ओह, मैं अलग कैसे हूँ? मैं ठीक से नहीं कह सकती, बस ज्यादा ऊर्जावान महसूस होता है। नौकरानी ने अपना सिर झुकाया। उसका छोटा सा चेहरा उलझन में था। अतीत में उसका युवा स्वामी पूरे दिन सुस्त और नींद में डूबा हुआ दिखता था, इसलिए उसे इतना जीवन देखना दुर्लभ था। शेन जियान मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं कहा। उनका परिवर्तन उनके राज्य के सुधार से उपजा था, लेकिन इससे उनके शांत रवैये में कोई बदलाव नहीं आया। आखिरकार वह लेटे हुए भी मजबूत हो सकता था। तुरंत ही उसकी नजर नए कमरे की ओर चली गई। दरवाजा थोड़ा सा खुला था और एक इंसान धीरे धीरे बाहर आया। आज उसने बर्फ सी सफेद धुंध की एक लंबी पोशाक पहनी हुई थी। उसका चेहरा किसी पेंटिंग की तरह अत्यंत सुंदर था। उसकी आंखें ठंडी थी, जिनमें एक हल्की सी अदाव की भावना थी। उसके काले बाल सुनहरे हेयरपिन से बंधे हुए थे तथा कुछ लंदे उसके माथे पर गिर रही थी। शादी के पहले दिन माता पिता को चाय देने की प्रथा थी। बाहर निकलते हुए ये किंग जियान हल्के कदमों से आगे बढ़ी और शेन जियान के सामने आ गई। चलो चले, उसने ठंडे स्वर में कहा। Perhaps because she had recovered her cultivation and made a breakthrough last night, the cold. शायद इसलिए कि उसने अपनी साधना पुनः प्राप्त कर ली थी और कल रात एक सफलता प्राप्त कर ली थी। शेन जियान के प्रति उसकी निगाहों में ठंडक कम हो गई थी। शेन जियान ने सिर हिलाया और उसके बगल में चला गया। उनके पीछे हरे रंग की पोशाक में नौकरानी उनके पीछे हटते हुए आकृतियों को देख रही थी। सुबह की धुंधली रोशनी में शेन जियान अपने सुरुचिपूर्ण हरे वस्त्र में और ये किंग जियान अपनी बर्फ सफेद धुंधली पोशाक में सुबह की हवा में अपनी आस्तीनें धीरे धीरे आपस में गूंथ रही थी, जैसे किसी पेंटिंग में कोई अमर जुड़ा हो। वह अचानक वास्तविकता में वापस आ गई। उनके पीछे हत्ती पीठों को फिर से देखा और आह भरते हुए बोली, क्या सचमुच दिव्य जोड़ी है? डॉट डॉट डॉट। परिवार का मुख्य हॉल। भव्य हॉल के अंदर शेन परिवार के मुखिया शेन चियोंग और उनकी मुख्य पत्नी सिंहासन पर बैठे थे। चौकोर चेहरे और अधिकारपूर्ण आंखों वाला यह मध्यमायु वर्ग का व्यक्ति शेन परिवार का मुखिया, जो 10 महान शाश्वत परिवारों में से एक है, कई साल पहले ही नवजातात्म चरण तक पहुंच चुका था और उसकी ताकत था थी। उसके बगल में शेन परिवार की प्रमुख मित्र नांगोन वान थी। उनके बाईं और 2 अन्य लोग बैठे थे। उनमें से एक शेन ही था जिससे शेन जियान की उस दिन मुलाकात हुई थी। दूसरे ने बैंगनी सुनहरे ब्रोकेट का वस्त्र पहना हुआ था। उसकी कमर से एक सफेद जेल लटक रहा था। उसका चेहरा सिर की तरह सुंदर था और उसकी त्वचा से एक हल्की आध्यात्मिक रोशनी निकल रही थी। विशेषकर उसकी आंखें चमकदार और गहरी, मानो वे सब कुछ देख सकती हूँ। यह व्यक्ति शेन जिंग था, शेन परिवार का उत्तराधिकारी, जिसके पास जमजात दाव शरीर था। उनके अलावा परिवार के कुछ बड़े सदस्य भी दोनों ओर बैठे थे। परिवार जितना बड़ा होता था, नियमों पर उतना ही अधिक जोर दिया जाता था। यह उनकी शक्ति और अधिकार का प्रकटीकरण था। जैसे ही शेन जियान और ये किंग जियान हॉल में दाखिल हुए, सभी ने उनकी ओर देखा। सभी की नजरें सबसे पहले ये किंग जियान पर पड़ी और उसके अद्वितीय सुंदर चेहरे और चलते समय उसके द्वारा उत्सर्जित शुद्ध अलौकिक आभा को देखकर सभी लोग गहराई से प्रभावित हुए। हालांकि यह पहली बार नहीं था जब उन्होंने उसे देखा था, लेकिन हर बार जब वे उसे देखते थे तो आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह पाते थे। यहाँ तक कि आमतौर पर शांत और संयमित रहने वाले शेन जिंग की आंखों में भी एक असामान्य चमक थी। यह महिला बहुत ही आकर्षक थी। यदि उसकी साधना बाधित न हुई होती तो वह उसके लिए अधिक योग्य होती। कितने अफसोस की बात है, उसकी नजर उसके बेकार भाई शेन जियान पर पड़ी और उसने चुपचाप अपना सिर हिला दिया। इस प्रकार सुंदर जय का एक टुकड़ा पवित्र हो गया। The hall was filled with the lingering scent of sandalwood as शेन जियान ने हॉल चंदन की सुगंध से भर गया था। जैसे ही शेन जियान और ये किंग जियान धीरे धीरे आगे बढ़े, जहां नौकरानियों ने पहले से ही स्पिरिट चाय तैयार कर रखी थी, वे अपने अपने माता पिता के सामने एक एक करके खड़े हो गए। बेटा पिता को चाय देता है, बहू माँ को चाय देती है। वे थोड़ा झुके, उनकी आवाज शांत किंतु सम्मानपूर्ण थी। शेन जियोंग ने अपने जैविक बेटे की ओर देखा। उसकी वही लगभग अदृश्य रूप से सिकुड़ गई। फिर उसने ठंडे स्वर में जवाब दिया, हम। इस परिवार के मुखिया का जीवन गौरवशाली था और उसकी एकमात्र कमी यह थी कि उसका बेटा इतना असफल था। यदि उसकी पत्नी उसे सुरक्षा न देती तो वह बहुत पहले ही उसे इस नश्वर संसार में तड़का लगाने के लिए भेज चुका होता। उसने स्पिरिट चाय ली, एक छोटा सा घूम दिया और कुछ और कहे बिना उसे एक तरफ रख दिया। शेन जियान की अभिव्यक्ति शांत थी। वह लंबे समय से इस तरह की उपेक्षा का आदी था और उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। यह उसके बगल में बैठी नांगोन वान थी, जिसने अपनी चाय खत्म करने के बाद उनके दोनों हाथ पकड़कर एक साथ रख दिए। ये किंग जियान की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी, लेकिन उसने कोई हरकत नहीं की। इस समय नांगोन वान ने सबसे पहले ये किंग जियान को देखा और धीरे से कहा, जियान, ए बचपन से ही आलसी रही है। किंग जियान, तुम्हें भविष्य में अधिक सहनशील होना होगा। बोलने के बाद उसने शेन जियान की ओर फिर से देखा। उसकी आंखें स्नेह से भरी हुई थी। अब से चाहे तुम्हें कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, तुम दोनों को पति पत्नी के रूप में मिलकर काम करना होगा। अगर यह सचमुच बहुत ज्यादा हो तो आप माँ से पूछ लेना। हाँ माँ, शेन जियान ने आदरपूर्वक झुककर कहा। बचपन से ही उनकी माँ उनके प्रति असाधारण दयालु थी और इस दुनिया में आने के बाद से यही एकमात्र गर्मजोशी थी जो उन्होंने महसूस की थी। वह इसे बहुत संजोकर रखता था। उनके बगल में शेन ने यह दृश्य देखा और उसकी आंखों में ठंडक की झलक दिखाई दी। बचपन से ही उसकी माँ इस निगम में छोटे भाई पर बहुत लाड प्यार करती थी तथा उसके और उसके बड़े भाई के साथ बहुत सख्त रहती थी। ठीक है, चाय परोस दी गई है। शेन चियोंग अचानक उठ खड़ा हुआ। जिंग और ली, मेरे पीछे अध्ययन कक्ष में आओ। बाकी सब लोग विदा हो सकते हैं। ये कहकर वह बिना शेन जियान की ओर देखे चला गया। नांगोन वान ने आंख भरी और शेन जियान के हाथ थपथपाते हुए कहा, इसे दिल पर मत लो, तुम्हारे पिता भी ऐसे ही हैं। शेन जियान ने हंसते हुए कहा, माँ, मैं समझ गया। नांगोन वान ने थोड़ा सिर हिलाया और नौकर को सिर प्लेट लाने का संकेत दिया, जिस पर 2 सिर पेंडेंट रखे थे, एक ड्रैगन और एक फीनिक्स, दोनों अत्यंत नाजुक और शानदार थे। उसने धीरे से कहा, यह माँ की ओर से आप दोनों पति पत्नी के लिए एक छोटा सा भेंट है। इसमें एक जादुई ग्लू है जो संकट के समय स्वतः सक्रिय हो जाता है। आपको इसे हमेशा धारण करना होगा। चिंता मत करो माँ। शेन जियान ने मना नहीं किया, उन्हें लिया और एक को अपनी कमर पर सिर बेल्ट पर रख लिया। फिर उसने दूसरा सिर पेंडेंट ही किंग जियान को दिया, ये ले लो।
इससे पहले अपने रियल ब्रेकथ्रू के बाद शेनजियान ने पाया था कि उसके दाव साथी को उपहार स्वरूप वस्तुएं देने के लिए कूलडाउन स्वचालित रूप से रीसेट हो गया था, इसलिए उसने अब इसका परीक्षण करने का इरादा किया। ये किंगजियान ने उस पर नजर डाली और मना नहीं किया, और जिस क्षण उसने इसे स्वीकार किया, शेनजियान के सामने तुरंत एक संकेत प्रकट हुआ। मेजबान ने दाव साथी को एक निम्न श्रेणी का जादुई खजाना हृदयरक्षक Z उपहार में दिया और बदले में 10 गुना आशीर्वाद प्राप्त किया, जिससे उसे सर्वोच्च श्रेणी का जादुई खजाना गहन स्वर्ण धागे के वस्त्र प्राप्त हुए। क्या आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं? शेनजियान का दिल हिल गया। वास्तव में यद्यपि वह उपहार उसकी मां की ओर से था, किंतु उसके हाथों से गुजरने के बाद वह उसकी ओर से एक उपहार बन गया। उसने एक और उच्च श्रेणी का जादुई खजाना मुफ्त में प्राप्त कर लिया था। वह अंदर से बहुत खुश था। चाय समारोह के बाद दोनों ने माफी मांगी। माँ, हम भी जा रहे हैं। शेनजिंग और शेनली भी खड़े हो गए और नानगोनगवान को प्रणाम किया। जाओ और अपने पिता से खेती के विषय में और अधिक पूछो। नानगोनगवान ने अपना गरिमा में मतवत व्यवहार पुनः प्राप्त किया और अपने दोनों बेटों को निर्देश दिया। दोनों ने झुककर प्रणाम किया और पीछे हट गए। जैसे ही वे मुख्य हॉल से बाहर निकले, शेनजिंग की निगाहें उस सुंदर गरिमा में और अलौकिक आकृति पर पड़ी और उसने लगभग अदृश्य भरी। कितनी अफसोस की बात है। यदि इस महिला ने अपनी साधना नहीं खोई होती और उनके साथ जो रही होती, तो शायद भविष्य में उनकी मदद से वह आगे बढ़ पाती। इस बीच ये सुनकर शेनली की अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से बदल गई। वास्तव में बड़े भाई को भी इस बात का अफसोस था कि यह अद्वितीय सुंदरी स्त्री उस निकम्मे के हाथों में पड़ गई थी। ये स्वर्गीय संसाधनों की बर्बादी थी। स्वर्गीय संसाधनों की बर्बादी का फल दैवी दंड के रूप में भुगतना चाहिए। शेनली के हाथ अनजाने में ही कस गए और उसकी आंखों में एक भयावह चमक चमक उठी। यदि स्वर्ग कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो मैं उसकी ओर से कार्रवाई करूंगा। रिटर्निंग टू हर रेजिडेंस, ये किंगशियन अपने निवास पर लौटते हुए ये किंगशिया ने एक शब्द भी नहीं कहा और अपनी साधना जारी रखने के लिए अकेले ही दुल्हन के कक्ष में वापस चली गई। दूसरी ओर शेनजियान बहुत खुश था और चाहता था कि वह हर दिन साधना करे ताकि वह वास्तव में कुछ न करके मजबूत बन सके। हालांकि शायद खेती की गति थोड़ी तेज हो सकती है। वह आंगन में खड़ा था, आसपास के स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक क्यूई को महसूस कर रहा था और उसने अपनी मां से आत्मा एकत्रीकरण संरचना के लिए पूछने की योजना बनाई। इस विचार के साथ शेनजियान ने अभूतपूर्व दृढ़ संकल्प प्रदर्शित किया और बिना किसी हिचकिचाहट के अपने निवास से बाहर निकल गया। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। कुछ न करने की सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करने से पहले कुछ प्रयास अभी भी आवश्यक था और स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन की स्थापना करना कठिन नहीं था। अपने निवास से निकलकर वह घुमावदार गलियारों से होते हुए सीधे उत्तर की ओर स्थित भव्य इमारतों के समूह की ओर बढ़े। वह शेन परिवार के मुखिया का निवास था, जो आध्यात्मिक शिरों के संगम पर स्थित था, जिसके मंदिरों की छतें पर फैलाई हुई फीनिक्स की तरह ऊंची उठती थी और चमकदार टाइलें सूर्य के प्रकाश में सुनहरी चमक के साथ झिलमिलाती थी। आंगन की दीवारें गहरे क्रिस्टल पत्थरों से बनी थी। उनके प्राकृतिक रूप से बने बादल पैटर्न आध्यात्मिक क्यूई के पोषण के तहत सूक्ष्म रूप से भर रहे थे, जो दूर से गुलाबी रोशनी में लिपटे अमर मंडप की तरह लग रहे थे। शेनजियान बिना किसी रोक-टोक के आगे बढ़ता हुआ एक प्रांगण में पहुंचा, जहां उसे दूर से ही औषधीय गोली की हल्की सुगंध आ रही थी। कीमिया कक्ष में पहुंचने पर उसने हस्तक्षेप न करने का निर्णय लिया, बल्कि चुपचाप प्रतीक्षा करने लगा। जियान एक अंदर आओ। कमरे के अंदर उसकी मां ने पहले ही उसके आगमन को भांप लिया था। शेनजियान ने दरवाजा खोला और तुरंत अपनी सुंदर और क्वीन मां नानगोनगवान को देखा, जो एक लंबे लाल और सुनहरे गाउन में सजी हुई थी। उसके बाल ऊपर की ओर बंधे हुए थे। वह गरिमा में और सुंदर थी। उसके सुंदर चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी। जियान एक, तुम्हें मां से क्या चाहिए? उसकी आंखें हल्की सी मुड़ गई और उसने उसे बैठने का इशारा किया। हालांकि शेनजियान ने झुककर अपनी भौं पर एक बार सुलभ मुस्कान ला दी। मैं बस मां को याद कर रहा था। नानगोनगवान ने ये सुना। पहले तो उसने अपनी भौं को थोड़ा ऊपर उठाया, फिर उसकी आंखों में एक जानदार मुस्कान चमक उठी और उसने कहा, बोलो तुम क्या मांगने की योजना बना रहे हो? अपने बेटे को उसकी मां से बेहतर कोई नहीं जानता। उसने इस बच्चे पर बचपन से ही ध्यान दिया था, तो फिर वो उसके छोटे-छोटे विचारों को कैसे नहीं जान सकती थी? It truly can't be hidden from mother. शेनजियान smiled faintly, then said straightforward. ये वास्तव में मां से छिपा नहीं जा सकता। शेनजियान ने हल्के से मुस्कुराया, फिर सीधे कहा, ठीक है, आपके बेटे की अभी शादी हुई है, और उसने सोचा कि वह इतना उदासीन नहीं रह सकता, इसलिए वह विशेष रूप से मां से परिश्रमपूर्वक साधना करने के लिए एक आत्मा एकत्रीकरण संरचना मांगने आया था। आने से पहले ही उसने अपना बहाना तैयार कर लिया था। हालांकि यह थोड़ा अटपटा था, पर पर्याप्त था। नानगोनगवान को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा था कि उसका सबसे छोटा बेटा जीवन में कभी भी खेती नहीं करेगा, लेकिन आज उसने अपना तरीका बदल दिया था। क्या ये सचमुच शादी के कारण हो सकता है? हालांकि आत्मा संघर्ष संरचना केवल सोने चांदी की नहीं थी, और उसके सबसे छोटे बेटे की योग्यता साधारण थी, जबकि उसकी बहू की साधना पूरी तरह से अपंग थी। उन पर इसका प्रयोग पूरी तरह से व्यर्थ होगा। यद्यपि नानगोनगवान उस पर बहुत स्नेह करती थी, फिर भी उसने उसे अंधाधुंध तरीके से बिगाड़ा नहीं। वह अभी भी कुछ बातों के बारे में स्पष्ट थी। इस प्रकार उसने कहा, जियान एक, परिश्रमपूर्वक साधना करना अच्छी बात है, लेकिन परिवार में इस आत्मा संचय प्रशिक्षण की भी एक सीमा है। मां अगला कोटा तुम्हारे दूसरे भाई को देना चाहते हैं। यद्यपि आपके दूसरे भाई की योग्यता भी मुश्किल से पर्याप्त है, यह आपकी तुलना में थोड़ी बेहतर है, और वह आत्मा एकत्रीकरण संरचना के प्रभावों का बेहतर उपयोग कर सकता है। ये सुनकर शेनजियान को थोड़ा अफसोस तो हुआ, लेकिन वह सचमुच हार मानने को तैयार नहीं था। आखिरकार यह उनकी कुछ न करने की महान योजना से संबंधित था। इस समय शेनजियान को अचानक दूसरी श्रेणी की, शीर्ष श्रेणी की औषधीय गोली याद आ गई, जो उसे पहले सिस्टम की वापसी के माध्यम से मिली थी। क्या यह उसकी मां के लिए बिल्कुल सही नहीं थी? उसकी आंखों में चालाकी की झलक दिखाई दी और उसने निराशा का नाटक करते हुए आभरी, मां सही कह रही है, दूसरे भाई को वास्तव में आत्मा संचय प्रशिक्षण की अधिक आवश्यकता है। बोलते समय उसने चुपचाप सिस्टम द्वारा दी गई आइस मसल बोन का दावा कर लिया था, और उसी समय उसका दाहिना हाथ धीरे से उसकी कमर पर ब्रोकेट की ओर बढ़ा। बात बस इतनी है कि इस बार आपका बेटा वास्तव में कल्टीवेट करना चाहता है। आप देखिए। उसने जानबूझकर अपनी आवाज को थोड़ा खींचा और साथ ही ब्रोकेट की थैली से एक स्पिरिट पिल निकाली। जैसे ही स्पिरिट पिल प्रकट हुई, एक ताजा औषधीय गोली की खुशबू ने तुरंत पूरे कीमिया कक्ष को भर दिया। यहाँ तक कि भट्टी में परिष्कृत की जा रही औषधीय गोलियां भी इसकी तुलना में फीकी लगने लगी। नानगोनगवान्स ओरिजिनली कंपोज एक्सप्रेशन इंस्टेंटली फ्रोज। एक तृतीय श्रेणी की रसायनिक के रूप में उन्होंने एक नजर में इस औषधीय गोली को द्वितीय श्रेणी, शीर्ष श्रेणी की आइस मसल बोन पिल के रूप में पहचान लिया। जियान एक, तुम्हें इस पिल कहां से मिली? नानगोनगवान ने आश्चर्य से पूछा। इस औषधीय गोली का सबसे बड़ा प्रभाव युवापन और सौंदर्य को बनाए रखना था, जो महिला साधकों के लिए एक प्राकृतिक आकर्षण था, और एक द्वितीय श्रेणी, शीर्ष श्रेणी की औषधीय गोली के रूप में इसकी प्रस्तुत स्थिति लगभग उत्तम थी, जिसमें अपार शोध मूल्य था। अपनी मां की प्रतिक्रिया देखकर शेनजियान को पता चल गया कि उसका लक्ष्य पूरा हो गया है, और उसने तुरंत कहा, ये एक मिक्सेन का दहेज है, लेकिन आप उसकी वर्तमान स्थिति भी जानते हैं। आपके बेटे ने सोचा कि इसे मां को देना बेहतर होगा। एक साधारण व्यक्ति एक शक्तिशाली औषधीय गोली के औषधीय प्रभाव को पचा नहीं सकता, ऐसा कहने से उसे बिल्कुल भी कुछ संदेह नहीं होगा। दरअसल नानगोनगवान ने आगे कोई पूछताछ नहीं की, और शेनजियान ने उपयुक्त समय पर फिर से कहा, मां आप दिन रात मेहनत करती हैं, ये किंगजियान और मुझे इस औषधीय गोली की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए कृपया इसे ले लीजिए। बोलने के बाद उसने सीधे उसे अपनी मां के हाथ में रख दिया। तुम बच्चे, नानगोनगवान ने अपना सिर हिलाया और अपनी उंगलियों से शेनजियान के माथे पर हल्के से थपथपाते हुए हंसी। ठीक है, तुम स्पिरिट गैदरिंग इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। हालांकि उसने विषय बदल दिया, तुम्हें मां से वादा करना होगा कि इस बार तुम पूरी लगन से खेती करोगे। यदि उसका सबसे छोटा बेटा वास्तव में लगन से साधना कर सके और एक या दो और लोगों को आगे बढ़ा सके, तो उसका जीवनकाल भी लंबा होगा। शेनजियान ने तुरंत अपनी पीठ सीधी की। उसका चेहरा चापलूसी भरी मुस्कान से भरा था। मां, चिंता मत करो, इस बार आपका बेटा निश्चित रूप से एक नया पृष्ठ खोलेगा। आप इस औषधीय गोली को देखें।
नांगोंगवान ने एक हल्की गुनगुनाहट की और अपनी आस्तीन से एक पूरी तरह से पन्ने जैसे हरे रंग की संरचना प्लेट निकाली। ये नौक्रांतियों की आत्मा एकत्रीकरण संरचना है जिसका उपयोग मां ने अपने शुरुआती वर्षों में किया था। हालांकि यह आपके पिता के आंगन वाली संरचना जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये कीवी प्रशिक्षण चरण के लिए पर्याप्त है। वह रुकी, फिर बोली, 3 मध्यम श्रेणी की स्पिरिट स्टोन को संरचना के केंद्र में रखा जाना चाहिए और महीने में एक बार बदलना चाहिए। शेनजियान ने फॉर्मेशन प्ले की। ये स्पष्ट करने पर सिर की तरह चिकनी और गर्म थी, इसकी सतह पर जटिल बादल पैटर्न उकेरे गए थे। धन्यवाद मां, अब आपका बेटा विदा लेगा। उसने फिर गंभीरता से सिर झुकाया। नांगोंगवान ने स्नेहपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, आगे बढ़ो। जब वह बहुत दूर चला गया तभी उसके चेहरे पर अपराध बोध की झलक दिखाई दी। उसके सबसे छोटे बेटे के लिए तो दीर्घायु की कोई आशा नहीं थी। अगर वो उपद्रव करना चाहता था तो करे। मुख्य परिवार क्षेत्र में शेनली, जो अपने बेकार छोटे भाई को सबक सिखाने वाला था, को अपनी मां से एक संदेश मिला। सामग्री को देखते हुए उसने सफेद जैकब को जोर से जमीन पर पटक दिया। उसका चेहरा बेहद गंभीर था। ये फिर से ऐसा ही है, वह मन ही मन रहा। बचपन से ही शेनजियान जो भी चाहता था, उसकी मां उसकी और उसके सबसे बड़े भाई की राय की पूरी तरह से अनदेखी करते हुए उसे पूरा करती थी। लेकिन यह आदमी तो निकम्मा निकला। एक निकम्मे व्यक्ति को अपनी मां से इतना अनुग्रह और इतने अधिक विशेषाधिकार क्यों मिल सकते हैं? शेनली समझ नहीं सका। मूलतः वह उसे अनदेखा कर सकता था क्योंकि इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। लेकिन इस बार दूसरे पक्ष ने उनके हितों को छुआ था। इससे शेनली, जो शुरू में उसे केवल एक छोटा सा सबक सिखाना चाहता था, ने अपना मन बदल लिया। इस समय उन्होंने अपनी मूल योजना को तीव्र करने का निर्णय लिया। उसे इस निकम्मे को समझाना पड़ा, कुछ चीजें चाहे नहीं जा सकती। As dusk fell, the rosy glow refracted by the mountain protecting array dyed the clouds a molten gold. The entire sky resembled. जैसे ही शाम ढली, पर्वत रक्षक समूह द्वारा अपवर्तित गुलाबी चमक ने बादलों को पिघले हुए सोने में रंग दिया। पूरा आकाश एक स्याही से बने चित्र जैसा प्रतीत हुआ, जो एक उत्कृष्ट धारणा से ओतप्रोत था। ये किंशियान, जो साधना कर रही थी, ने अचानक महसूस किया कि उसके आसपास की आध्यात्मिक कीवी धीरे-धीरे घनी होती जा रही है, जो पहले की तुलना में कहीं अधिक है। इससे उसे संदेह हुआ, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा। यद्यपि वह अपने पिछले जीवन में एक साम्राज्य थी, फिर भी इस जीवन में उसकी साधना लापरवाह नहीं हो सकती थी। सौभाग्यवश यह महाद्वीप उसके मूल महाद्वीप से बहुत अलग नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे यहाँ खेती करना आसान लगा। जब तक उसने खेती समाप्त की, तब तक शाम हो चुकी थी। थोड़े और समय में मैं फिर से सफलता प्राप्त करने में सक्षम हो जाऊंगी, ये किंशियान ने अपने डंडियन की ओर देखते हुए सोचा। अब उसे यथाशीघ्र फाउंडेशन स्थापना चरण तक पहुंचना था, तभी वह खजाने की पहली परत खोल सकती थी और इस प्रकार इस महाद्वीप पर खुद को स्थापित करने की क्षमता प्राप्त कर सकती थी। बेशक पूर्व शर्त ये थी कि आध्यात्मिक कीवी का वर्तमान घनत्व कम न हो। इस विचार के साथ ये किंशियान अपने कमरे से बाहर निकली और वहां से गुजर रही एक हरे रंग की स्थिति में एक नौकरानी से उसकी मुलाकात हुई, इसलिए उसने आध्यात्मिक कीवी के बारे में पूछा। ये नौकरानी जियांग एक बचपन से ही शेनजियान के साथ थी और उनके मालिक नौकर का रिश्ता गहरा था। शेनजियान को शोर पसंद नहीं था, इसलिए उसके बड़े निवास में केवल जियांग एरी उसके साथ रहता था। युवा मालकिन, यह आत्मा संभव युवा मास्टर द्वारा आपके लिए तैयार किया गया है, जियांग ए ने प्रसन्न भाव से ऊपर देखते हुए कहा। हर बार जब वह उस द्वितीय चेहरे को देखती तो उसका दिल जोर से धड़कता और वह हमेशा आश्चर्य करती कि दुनिया में इतना सुंदर व्यक्ति कैसे मौजूद हो सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि यंग मास्टर ने अपने पिछले आलसी व्यवहार को बदल दिया और व्यक्तिगत रूप से एक आत्मा एकत्र करने वाली सनी प्राप्त करने के लिए चला गया। यह जवाब सुनकर किंशियान की खूबसूरत आंखें चमक उठी और उसके होठों के कोने लगभग अदृश्य रूप से ऊपर की ओर मुड़ गए। उसके उदासीन भाव में एक सूक्ष्म परिवर्तन दिखाई दिया। यद्यपि उसकी क्षमताओं के साथ यह आत्मा एकत्रीकरण सनी वैकल्पिक थी, फिर भी इसे रखना हमेशा अच्छा था। ऐसा लग रहा था कि यह छोटा सा लड़का उसकी ओर काफी ध्यान दे रहा था। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, उसके बदल में खड़ी जियांग ए ने फुसफुसाते हुए कहा, युवा मालकिन, युवा स्वामी आनंद में चांद का आनंद ले रहे हैं। Tonight was the 15th and the moon was exceptionally round. आज रात 15 तारीख थी और चांद असाधारण रूप से गोल था। हर बार शेनजियान आनंद ने एक खास तौर पर बनाई गई कुर्सी पर लेकर चांद का नजारा लेता। ये किंशियान ने थोड़ा सिर हिलाया और अपनी चौड़ी आस्तीन को हल्के से झटकते हुए वह मुड़ी और अपने कमरे में वापस चली गई और जियांग ए को वही सब खड़ा छोड़ दिया। तो युवा मास्टर का प्यार एक तरफा है, जियांग ए ने मन ही मनावरी। परंपरा के अनुसार शादी के तीसरे दिन दूल्हे को दुल्हन के साथ उसके परिवार के घर वापस जाना होता है। शेन परिवार और ये परिवार एक दूसरे से बहुत दूर है और यहाँ तक कि एक स्पिरिट बोट के साथ भी वहाँ पहुंचने में एक दिन का समय लगेगा। इसलिए ये परिवार ने उन्हें बचाने के लिए पहले से ही गार्ड भेज दिए थे। जैसे ही ये परिवार की आत्मा नाव निकट आई, शेनजियान व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत करने के लिए बाहर आया। यद्यपि शेन परिवार और ये परिवार के बीच ताकत में अंतर था, लेकिन ये बहुत बड़ा नहीं था और शेन परिवार को भी सहयोगी के रूप में ये परिवार की आवश्यकता थी, अन्यथा उन्होंने तीसरे भाई द्वारा सबसे बड़े भाई से विवाह करने का नाटक नहीं किया होता। इसलिए दूल्हे के रूप में शेनजियान को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ा। स्पिरिट बोट उतरी और विशाल उड़ती हुई नाव के भीतर केवल 20 कुछ लोग थे, जिससे प्रदर्शन थोड़ा छोटा लग रहा था। शेनजियान को कोई आपत्ति नहीं हुई। उसने समूह का नेतृत्व कर रहे देर के व्यक्ति की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, जूनियर शेनजियान, मेरे शेन परिवार में आप सभी का स्वागत है। मुखिया ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। शेन गोंगजी काफी प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। सभी लोग कृपया अंदर आ जाएं। शेनजियान ने इशारा किया। समूह मुख्य पारिवारिक हॉल में प्रवेश कर गया। रास्ते में शेनजियान को पता चला कि इस बार ये परिवार द्वारा भेजे गए व्यक्ति का नाम येटोन था। वरिष्ठता के अनुसार वह किंगसेन का चाचा था, लेकिन मुख्य वंश से नहीं था। इस बार शेन परिवार के अचानक मन बदलने से ये परिवार का चेहरा खराब हो गया था और दूसरे पक्ष ने नाराजगी जताई थी, इसलिए उन्होंने जानबूझकर जुलूस को इतना छोटा बनाकर प्रतिशोध लेने के लिए इस अवसर का उपयोग करने का इरादा किया। इसकी तुलना में शेनजियान को इस चाचा के साथ संवाद करने में अधिक चिंता थी। आखिरकार वह एक अपरिचित जगह जा रहा था और उसे पहले विशिष्ट स्थिति को समझने की जरूरत थी और जानकारी का सबसे अच्छा स्रोत चाचा था। हालांकि उसे इसकी परवाह नहीं थी, लेकिन शेन परिवार के अन्य सदस्यों ने इसे उस तरह से नहीं देखा। When the family guards arrived at the Meh Hall, the expressions of the Shen family members inside were visibly displeased. Especially the family head, Shen Zhong, who could barely conceal his anger. The Shen family was the largest clan in Qingzhou, its status even on par with immortal sects. For the other party to be so casual was simply do not put them in their eyes. If not for the need for this ally, he might have erupted on the spot. Seeing the other party's display, Shenli's दूसरे पक्ष के प्रदर्शन को देखकर शेनी की आंखें चमक उठी और वो तुरंत खड़ा हो गया। क्या ये परिवार है? उसकी आंखें ठंडी रोशनी से चमक उठी जब उसने सीधे येटोन को देखा। उसकी आवाज बर्फीली थी। मेरा शेन परिवार किंगजोउ में सबसे बड़ा प्रतिष्ठित कबीला है और आपका ये परिवार केवल हमें खारिज करने के लिए गोल्डन कोर्ट रूपसन भेजता है। उन्होंने जानबूझकर सबसे बड़ा कबीला शब्द पर जोर दिया और उनके बदल में बैठे शेन परिवार के कई उच्चपदस्थ सदस्यों ने तुरंत कहा, बिल्कुल। क्या वे सोचते हैं कि हमारा शेन परिवार कोई छोटा महत्वहीन घराना है? येटोन के हाव भाव परिवर्तित रहे, मानो उन्हें इसकी उम्मीद थी। उन्होंने न तो विनम्रता से और न ही अहंकार से कहा, विद्या युवा गुरु शेन, कृपया हमें क्षमा करें। यह विवाह पहले से ही थोड़ा अचानक हुआ था और ये परिवार के पास तैयारी का समय नहीं था, इसलिए शिष्टाचार में कुछ अनियमितताएं रह गई। कृपया हमें क्षमा करें। उनके शब्द अत्यंत कुशल थे। उन्होंने जानबूझकर दोष विवाह पर ही मर दिया। मूलतः विवाह इतनी जल्दबाजी में नहीं हुआ था। हालांकि ये किंगशियान का एक्सीडेंट हो गया था और दोनों पक्ष से जल्दी से अंतिम रूप देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बिना ज्यादा तैयारी के जल्दबाजी में शादी कर ली।
अब ये टोन के शब्द स्पष्ट रूप से शेन परिवार को जल्दबाजी के लिए दोषी ठहरा रहे थे। जैसे ही ये शब्द बोले गए, पूरा हॉल शोर से गूंज उठा। कई कबीले के बुजुर्गों के चेहरे पीले पड़ गए, यहाँ तक कि नागोंगवान ने भी भय जताई। हम ऐसा क्यों है? क्या ये तुम्हारे ही परिवार की वजह से नहीं होना चाहिए? शेनली ने अपनी नाराजगी छुपाने की सहमत न उठाते हुए व्यंग्य किया। सब कुछ की जड़ ये किंगशियान की खेती पूरी तरह से बर्बाद होने में निहित है। इस पर शेन परिवार के सभी सदस्यों ने ये किंगशियान की ओर देखा, जो एक कुर्सी पर बैठे थे। उनकी आंखें नाराजगी से भरी हुई थी। ये सब इस छोटी लड़की की गलती है। ये किंगशियान चुपचाप बैठी थी, उसकी सफेद पोशाक बर्फ की तरह शुद्ध थी। उसके आसपास के लोगों की निगाहों का उससे कोई लेना देना नहीं था, केवल उसकी आंखें एक ठंडे तालाब की तरह ठंडी रोशनी से हल्की सी चिलमिला रही थी। इस समय शेनजियान धीरे धीरे आगे बढ़ा, उसके चेहरे पर एक विशिष्ट सी मुस्कान थी। दूसरे भाई, गुस्सा क्यों हो रहे हो? मुझे वास्तव में विनिर्देशों या ऐसी किसी भी चीज की परवाह नहीं है। उसने लापरवाही से अपनी आस्तीनें सीधी की। ये परिवार ने बहुत लंबा सफर तय किया है और थक गया होगा। क्यों न पहले आप अपनी जगह पर बैठ जाएं और मेरे शेन परिवार की नशे में अमर शराब का स्वाद लें। इन शब्दों ने दोनों पक्षों को अपनी प्रतिष्ठा बचाने का एक रास्ता प्रदान किया। मुख्य सीट से नागोंगवान ने अवसर का लाभ उठाया और कहा, जियान एक, तुम और ये किंगशियान परिवार के मेहमानों के साथ जाओ। आपका बेटा आज्ञा मानता है, शेनजियान ने मुस्कुराते हुए कहा। ये टोन ने स्थिति को समझते हुए कुछ और नहीं कहा और शेनजियान के पीछे बाहर चला गया। ये परिवार बहुत ज्यादा है। जैसे ही समूह गायब हुआ, एक कबीले के बुजुर्ग ने नाराज चेहरे के साथ कहा। उसके बगल में शेनली भी खड़ा हो गया और अपने हाथों को कप में भरकर बोला, पिताजी, ये परिवार बहुत असभ्य है। आपको और मां को रिटर्न गिफ्ट के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या मैं इसका ध्यान रखूं और हमारे शेन परिवार का रवैया भी दिखाऊं? आमतौर पर दो परिवारों के विवाह से जुड़े मामलों को बुजुर्गों द्वारा संभाला जाता है। इस बार ये परिवार के रवैये से परिवार के मुखिया शेन जियोनग भी बहुत नाखुश हुए, जिन्होंने भावशून्यता से सहमति जताते हुए कहा, हम। उसके बगल में खड़े नागोंगवान ने उसे फिर से चिंतित होकर याद दिलाया, वीर, हालांकि यह परिवार असभ्य है, हमारा शेन परिवार बहुत असभ्य नहीं हो सकता। माँ, चिंता मत करो, शेनली ने उत्तर दिया। लेकिन उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। इतना अच्छा अवसर था, वह इसे कैसे हाथ से जाने दे सकता था? This unexpected marriage alliance left both great immortal families holding their breath. इस अप्रत्याशित विवाह गठबंधन ने दोनों महान अमर परिवारों की सांसें रोक दी। शेनजियान के साथ संक्षिप्त बातचीत के बाद ये परिवार के सदस्य वापस लौटने के लिए उत्सुक थे। शेन परिवार ऊपरी तौर पर विनम्र और संपूर्ण था। उसने न केवल वापसी पार्टी की तैयारी की, बल्कि पर्याप्त उपहार भी दिए। लेकिन ये पार्टी फाउंडेशन स्थापना साधकों का एक समूह। शेन परिवार निश्चित रूप से महान ईमानदारी दिखाता है। ये टोन एक गोल्डन कोट पर्सन ने शेन परिवार के गार्डों को देखा। उसका चेहरा ठंड की तरह था। उसकी आवाज और याम से और भरी हुई थी। उसकी नजर वेदपुत्र शेनजियान पर पड़ी, जो प्रसन्नता से भरा हुआ था। शेनजियान ने तब देखा कि इस बार परिवार द्वारा उपलब्ध कराए गए सबसे मजबूत रक्षक केवल फाउंडेशन स्थापना साधक थे और कुछ तो केवल प्रशिक्षण चरण साधक भी थे। स्पष्टतः यह उसके दूसरे बड़े भाई का काम था, जो उसे शर्मिंदा करना चाहता था। क्या ये सिर्फ पहले हुई आत्मा एकत्रीकरण घटना के कारण था? उसकी आंखें हल्की सी चपक गई, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय वह मुस्कुराते हुए ये टोन की ओर बढ़ा और फुसफुसाया, चाचा, काम जल्दी में था, इसलिए कुछ बदतमीजी तो होनी ही थी। फिर उसने धीमी आवाज में ये टोन से कुछ कहा, जिससे अंततः नाखुश गोल्डन कोट पर्सन ने मामले को आगे बढ़ाना बंद कर दिया। केवल एक ठंडा आदेश दिया, जाओ। वह अपने लोगों को आत्मा की नाव पर ले गया और शेनजियान आलस से जमा लेते हुए उसके पीछे पीछे आत्मा की नाव पर उतर गया। उसके पीछे उसकी दासी जियांग ए ने बड़ी मेहनत से मुलायम गद्दियों वाली एक कुर्सी लाकर उसे उस पर लेटने की अनुमति दी। इस बीच बर्फ सफेद पोशाक में ये किंगशियान एक उदासीन भाव के साथ दूसरी तरफ खड़ी थी, मानो उसे हर चीज की परवाह न हो, सीधे सामने देख रही हो। चले जाओ, ये टोन ने भावशून्यता से कहा। समूह स्पिरिट बोर्ड पर सवार होकर जमीन से ऊपर उड़ता हुआ, हवा को चीरता हुआ बादलों के समुद्र में गायब हो गया। शेन परिवार के मंडप में ऊंची रेलिंग पर काले और सुनहरे ब्रोकेड के वस्त्र पहने शेनली अपने हाथों को पीठ के पीछे रखे दूर स्थित स्पिरिट बोर्ड को देखते हुए अपने होठों पर एक ठंडी व्यंग्यात्मक मुस्कान और गणना से भरी आंखों के साथ खड़े थे। 1000 साल का जन्मदिन, हे, मुझे आश्चर्य है कि जब ये परिवार को रिटर्न गिफ्ट मिलेगा तो वे मेरे छोटे भाई के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। The spirit boat soared through the air, surrounded by swirling mist, as the scenery around them rapidly receded. Inside the boat, the Ye family guards discussed through spiritual messages, occasionally glancing. नाव के अंदर ये परिवार के पहरेदार आध्यात्मिक संदेशों के माध्यम से चर्चा कर रहे थे। कभी-कभी शेनजियान की ओर देखते हुए उनकी आंखें तिरस्कार से भरी हुई थी। शेन परिवार का प्रतिष्ठित तीसरा युवा मास्टर एक सभ्य गार्ड को भी नहीं भुला सकता, वह वास्तव में बेकार है। मैंने सुना है कि उसका आध्यात्मिक मूल 9 स्तरीय है और वह की शोधन चरण के केवल दूसरे स्तर पर है। उसकी साधना की कोई आशा नहीं है, इसलिए शेन परिवार ने बहुत पहले ही उसे उम्मीद छोड़ दी थी। बेचारी युवा कुमारी, भले ही उसकी साधना नष्ट हो गई हो, वह अभी भी किंगजो की सबसे सुंदर महिला है, फिर भी उसने ऐसे निकम्मे व्यक्ति से शादी कर ली। इस समय शेनजियान सोने की कुर्सी पर लेटा हुआ था। उसके हाथ उसके सिर के पीछे बंधे हुए थे, उसकी आंखें बंद थीं, वह इन निगाहों से बेखबर था। यह एक दुर्लभ लंबी यात्रा थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें बाहर के दृश्य का आनंद लेना था। धमाका। हालांकि जैसे ही शेनजियान शांति के इस क्षण का आनंद ले रहा था, स्पिरिट बोट अचानक हिंसक रूप से हिल गई। बादलों से तलवार की तेज रोशनी निकली, जो आत्मानव द्वारा छोड़े गए स्वचालित स्वरूप से टकराए, जिससे आध्यात्मिक प्रकाश से भरा आकाश फैल गया। श्रृंखला बनाओ। ये टोन ने सबसे तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की, एक आदेश दिया और साथ ही अपनी कमर से एक जेल पेंडेंट निकाला, उसमें आध्यात्मिक की डाली और उसे आगे भेज दिया। गहरे लाल रंग का जेल पेंडेंट तीव्र अग्नि प्रकाश से टिमटिमा रहा था, सततपूर्वक अपने आसपास के वातावरण को देख रहा था। ये परिवार के रक्षकों ने क्रमिक रूप से अपनी जादुई कलाकृतियां निकाली, अपनी आध्यात्मिक शक्ति को सक्रिय किया और एक शानदार संरचना जारी की, जिससे सभी की रक्षा हुई। जहां तक शेन परिवार द्वारा भेजे गए गार्डों के समूह का सवाल है, वे पूरे समय एक कोने में छिपे रहे, उनके चेहरे पीले पड़ गए थे और कई तो चुपचाप स्पिरिट बोट के किनारे की ओर चले गए थे, किसी भी क्षण भागने के लिए तैयार। गोल्डन कोट की प्रारंभिक चरण में एक छोटे से साथी के पास वास्तव में एक उच्च श्रेणी का जादुई खजाना है। बादलों के भीतर से एक आकृति हवा में कदम रखती हुई दिखाई दी। इसके तुरंत बाद चारों ओर स्पिरिट बोट प्रकट हुई, जो कल्टीवेटर से भरी हुई थी और उन्होंने सभी को पूरी तरह से घेर लिया। एकमात्र गोल्डन कोट पर्सन के रूप में ये टोन ने सामने की ओर देखा, उसकी वही कसर सिकुड़ी हुई थी। वह परिवार में हमेशा से ही बहुत शांत स्वभाव का रहा था, तो फिर दूसरे पक्ष को उसकी ताकत इतनी स्पष्टता से कैसे पता थी? Could it be that these people were not ordinary rogue cultivators? How audacious! कितना दुस्साहस! क्या तुम्हें पता है कि तुम किसे रोक रहे हो? वह तेजी से चिल्लाया, दूसरे पक्ष की जांच करने के इरादे से। हे, नकाबपोश आदमी ने व्यंग्य किया और एक बार फिर अपने हाथ में गहरे लाल रंग की कीमती तलवार उठाई। इसके तुरंत बाद एक जबरदस्त दबाव गर्जना के साथ चारों दिशाओं में फैल गया। संरचना के बावजूद हर कोई अभी भी भारी पहाड़ जैसा दबाव महसूस कर सकता था। मध्य चरण गोल्डन कोट। शेन और ये परिवारों के निकम्मे, आज तुम्हारा अंतिम संस्कार है। इस समय नकाबपोश आदमी अपनी तलवार घुमाते हुए जोर से चिल्लाया और एक बार फिर तलवार की एक बड़ी रोशनी गिरी। ये टोन को तुरंत एहसास हो गया कि दूसरा पक्ष वाकई पूरी तरह तैयार है। उसने जल्दी से सेल पेंडेंट को सक्रिय किया और हमले का प्रतिरोध करने के लिए उसकी संरचना का इस्तेमाल किया। अन्य गार्डों ने भी कार्रवाई की और प्रतिद्वंदी के आक्रमण को विफल कर दिया। चारों ओर से अन्य दुश्मन स्पिरिट बोट की ओर दौड़े, विभिन्न हमले गिर रहे थे और संरचना के खिलाफ टूट रहे थे, जिससे चटकने की आवाजें पैदा हो रही थी।
स्पिरिट बोर्ड पर जिस क्षण संकट उत्पन्न हुआ, शेनजियान सहज रूप से एक मिक्सियन के करीब चला गया, लेकिन ये देखकर कि गतन ने दुश्मन को रोक दिया था, वह स्थायी रूप से रुक गया। स्थिति गंभीर थी, दुश्मन स्पष्ट रूप से तैयार था। यद्यपि उसके पास उच्च श्रेणी का जादुई खजाना था, फिर भी उसे किसी प्रशिक्षण चरण साधना द्वारा सक्रिय करना अधिक समय तक नहीं टिकेगा। इस समय उसकी सबसे बड़ी निर्भरता उसके बगल में मौजूद महारानी पर थी। शेनजियान ने शांत चेहरे वाली एक इंद्रजान पर नजर डाली और अनुमान लगाया कि उसके पास जीवन रक्षक तरीका होना चाहिए। लेकिन उसके ठंडे व्यक्तित्व के कारण अगर उसने उसे नहीं बचाया तो क्या होगा? आखिरकार हालांकि वे नामात्र के लिए पति पत्नी थे, लेकिन उनका भावनात्मक आधार लगभग शून्य था। नहीं, उसे कुछ और देना ही था। अगर बदले में उसे इससे भी बेहतर जीवन रक्षक चीज मिल जाए तो वह बहुत अच्छा होगा। कम से कम यदि वह उसे ऐसे नाजुक क्षण में अपनी जीवन रक्षक वस्तु दे देता तो वह निश्चित रूप से प्रभावित होती और फिर सहजता से उसे बचा लेती, है ना? शेनजियान ने जल्दी से सोचा। उसके पास बहुत सी चीजें थी जो उसे उसकी मां ने कई साल पहले निजी तौर पर दी थी और इस बार वह उन सभी को अपने साथ लाया था। हालांकि उन्हें दूसरे पक्ष को यह विश्वास दिलाना था कि यह उनकी एकमात्र जीवन रक्षक वस्तु थी। बहुत विचार विमर्श के बाद शेनजियान ने अंततः एक तीसरे स्तर के उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक ताबीज को चुना, जिसे गहन अदम्य जीवन रक्षक ताबीज कहा जाता है। ये ताबीज एक रक्षात्मक आध्यात्मिक ताबीज था जो एक बार उपयोग में आने वाली वस्तु थी। जब इस पर आक्रमण किया जाता है तो इसे सक्रिय करने के लिए केवल थोड़ी सी आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है, और एक बार सक्रिय होने पर यह गहन अदम्य ढल का निर्माण कर सकता है, जो एक स्वर्णिम और सच्चे व्यक्ति की पूर्ण शक्ति हमले को आधी अगरबत्ती के समय तक झेलने में सक्षम है। वह उसे निकालकर उसे देने ही वाला था कि अचानक उसे एहसास हुआ कि सिस्टम का कूलडाउन समय अभी समाप्त नहीं हुआ है। शेनजियान ने सिस्टम को देखा। वापसी का कूलडाउन समय उपहार में दी गई वस्तु की गुणवत्ता पर निर्भर था तथा इसके प्रभावी होने में अभी भी 1/4 घंटा बाकी था। उसने धीरे धीरे धुंधली होती संरचना की ओर देखा। उसका दिल चिंतित था और वह केवल यही प्रार्थना कर सकता था कि परिवार के रक्षक अधिक समय तक टिके रहें। आखिर उसे अभी सिस्टम का आशीर्वाद मिला था और उसने लेकर मजबूत होने की जिंदगी शुरू की थी। अगर उसकी यहाँ मौत हो जाती तो ये बहुत बड़ी क्षति होती। इस विचार के साथ शेनजियान ने फिर से शेन परिवार के गार्डों के समूह को देखा, थोड़ा बहज आते हुए। क्या तुम अभिनय नहीं करने वाले? उसने गहरी आवाज में पूछा। जब से दुश्मन आए थे तब से ये लोग स्पिरिट बोर्ड के अंदर छिपे हुए थे और उनका लड़ने का कोई इरादा नहीं था। तीसरे युवा गुरु, हम संख्या में कम है और दुश्मन अच्छी तरह तैयार है। जल्दबाजी में कोई कदम उठाने से साथ ही दाववादी की रक्षात्मक संरचना बाधित हो सकती है। इसके अलावा प्रमुख फाउंडेशन स्थापना साधक ने शेनजियान की ओर अर्थपूर्ण दृष्टि से देखते हुए कहा, आपकी सुरक्षा सर्वोपरि है। अगर हम जल्दबाजी में युद्ध में शामिल हो गए और रक्षा में सेंध लगा दी, जिससे खलनायकों को इसका फायदा उठाने और आपको नुकसान पहुंचाने का मौका मिल गया, तो हम 10,000 लोगों की जान लेने लायक अपराध के दोषी होंगे। हाँ, तीसरे युवा गुरु, आपकी शोधन द्वितीय स्तर की साधना के साथ यदि हम जल्दबाजी में कार्य करते हैं तो क्या होगा यदि युद्ध के बाद आपको नुकसान पहुंचता है? एक अन्य व्यक्ति ने दोहराया। इन बहानों ने शेनजियान का चेहरा बेहद खराब कर दिया था। अगर स्थिति गंभीर न होती तो वह कब का भड़क गया होता। लेकिन यह मामला खत्म नहीं हुआ था। इन द स्काई द बैटल कंटिन्यूड, रिलाइंग ऑन उच्च श्रेणी की जादुई खजाने और मंत्र संरचना के समर्थन पर भरोसा करते हुए ये टोंग अभी भी एक मध्यचरण गोल्डन कोर कल्टिवेटर के खिलाफ टिके हुए थे। उनका चेहरा गुस्से से लाल था क्योंकि वह अपने अधीनस्थों को लगातार जवाबी हमले करने के लिए प्रेरित कर रहे थे तथा मुश्किल से स्थिति को संभाल पा रहे थे। ये देखकर कि वह अपने प्रतिद्वंदी को कम समय में नहीं हरा सकता, नकाबपोश व्यक्ति भी भौचक्का हो गया। उसने मूल रूप से शेन परिवार के सुदृढ़ीकरण के आगमन से बचने के लिए एक त्वरित लड़ाई की योजना बनाई थी, लेकिन उसने अपने प्रतिद्वंदी पर उच्च श्रेणी की जादुई खजाने को कम करके आंका था। यदि वह इसे और अधिक खींचता तो ये योजना विफल हो जाती। ये सोचकर नकाबपोश आदमी ने आखिरकार खुद को रोकना बंद कर दिया और एक छोटा काला बर्तन बाहर ले आया। यह हथेली के आकार का 3 पैरों वाला काला बर्तन था जिसके शरीर के चारों ओर ड्रैगन के आकार की आकृतियां बनी हुई थी तथा इसके मुंह के किनारे पर गहरे लाल रंग के रक्त के नमूने बने हुए थे। जैसे ही प्रकट हुआ यह एक भयानक आभा के साथ फट पड़ा, जिससे लोगों के दिलों की धड़कन बढ़ गई। ये देखकर ये टोन का चेहरा पूरी तरह बदल गया और वह दोहरा, लिन परिवार का काला रसा तो दिव्य कड़ाही। किंगजो में 10 महान अमर परिवार हैं, जिनमें शेन परिवार सबसे अधिक सम्मानित है, उसके बाद लिन परिवार है। दोनों परिवार पीढ़ियों से दुश्मन रहे हैं, हजारों वर्षों से खुलेआम और गुप्त रूप से लड़ते रहे हैं और प्रत्येक परिवार अन्य अमर परिवारों को इस संघर्ष में घसीटता रहा है। मिशन को जल्द से जल्द पूरा करने और प्रतिद्वंदी के विशेषज्ञों को प्रतिक्रिया करने से रोकने के लिए आकाश में नकाबपोश आदमी ने अब अपनी पहचान नहीं छिपाई और लिन परिवार के प्रसिद्ध ब्लैक एबिस डिवाइन कोलरॉन को बाहर लाया। ये कड़ाही एक शीर्ष स्तरीय जादुई खजाना था जो सभी चीजों को खजाने, युद्ध के लिए काले ड्रैगन प्लेग को सक्रिय करने तथा अन्य कई चीजों में सक्षम था। इस घात के लिए लिन परिवार बहुत अच्छी तरह से तैयार था। यह अंत है। नकाबपोश व्यक्ति का शरीर आध्यात्मिक प्रकाश से प्रस्फुटित हुआ और जैसे ही उसने छोटे से बर्तन को आगे बढ़ाया उसमें से अचानक एक भयानक शक्ति प्रकट हुई। गर्जन। आकाश में धीरे धीरे एक काला ड्रैगन बना, उसका चेहरा भयंकर था, वह दहाड़ता हुआ 2 आत्मा नौकाओं की ओर टूट पड़ा। तूफान की गर्जना के साथ भयानक शक्ति आकाश में फैल गई। रुको, ये टोन दहाड़ा। उसने उच्च श्रेणी की जादुई खजाने को सक्रिय करने के लिए अपने महत्वपूर्ण रथ को जला दिया और किसी भी कीमत पर इसे रोकने का दृढ़ संकल्प किया। ये परिवार के सभी रक्षकों ने अपनी सबसे मजबूत शक्ति का प्रयोग किया और इसी प्रकार बटन द डुअल प्रेशर ऑफ द टॉप टियर मैजिक ट्रेजर इन द मिडिल स्टेज गोल्डन कोर कल्टिवेटर। लेकिन शीर्ष स्तर के जादुई खजाने और मध्य स्तर के स्वर्ण कोर साधना के दोहरे दबाव के कारण भीड़ में प्रतिरोध करने की शक्ति नहीं थी। स्पेल संरचना तुरंत ही दरारों से भर गई तथा किसी भी क्षण नहने की कगार पर पहुंच गई। स्थिति गंभीर थी। शेनजियान का चेहरा तूफान से झुलस रहा था और वह अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। ये देखकर कि ठंडक का समय आ गया है, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के एक गहन गिरोह जीवन रक्षक ताबीज निकाला और ये किंगजियान को दे दिया। ये लो। ये किंगशियान, जिसने हमेशा एक उदासीन अभिव्यक्ति बनाए रखी थी, उसकी खूबसूरत आंखें चमकती जब उसने गहरे सुनहरे ताबीज के कागज को देखा जो अचानक उसके हाथ में दिखाई दिया। उसने उसे धीरे से सहलाया, ताबीज की कागज की ताकत को महसूस किया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो उसे इतनी जीवन रक्षक चीज देगा। इस समय शेनजियान की दृष्टि में तुरंत एक संकेत प्रकट हुआ। उसने दाव साथी को एक तृतीय स्तरीय उच्च श्रेणी का गहन गिरोह जीवन रक्षक ताबीज उपहार में दिया है, जिसके बदले में उसे 10 गुना आशीर्वाद मिलेगा और उसे एक चतुर्थ स्तरीय उच्च श्रेणी का गहन तंत्र संख्या प्रकटीकरण ताबीज भी मिलेगा। क्या आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं? इससे पहले कि वह उस पर दावा कर पाता, एक विशाल और राजसी शक्ति अचानक उतर आई। क्या लिन परिवार सचमुच सोचता है कि मेरे ये परिवार का कोई नहीं है? बादलों की गहराई से एक सुनहरी नदी बह निकली जिसने विशाल काले ड्रैगन प्लेग को तुरंत तितर-बितर कर दिया। इसके तुरंत बाद ब्रोकेड वस्त्र पहने एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति अपने हाथों को पीठ के पीछे करके बाहर आया और हमला करने वाले लिन परिवार के सदस्यों को देखता रहा। उसकी नवजात आत्मा सच्ची सम्राट आभा पूरी तरह से प्रकट हुई। एक नवजात आत्मा सच्चे सम्राट के आगमन के साथ लिन परिवार के साधकों के चेहरे भय से पीले पड़ गए और वे लगभग बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे की ओर भाग गए। लेकिन इतने शक्तिशाली विशेषज्ञ के सामने वे कैसे बच सकते थे? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने केवल अपना दबाव छोड़ा, जिससे सभी दुश्मन सीधे तौर पर भयभीत हो गए। नकाबपोश आदमी जानता था कि बचने का कोई रास्ता नहीं है और दहाड़ा, ये परिवार की अच्छी योजना। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि ये परिवार के पीछे एक नवजात आत्मा सच्चा सम्राट गुप्त रूप से उनका पीछा कर रहा होगा, जो कि उसे प्राप्त जानकारी से पूरी तरह से अलग था। अंधेरों के आदमी के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मुझे पता था कि तुम्हारा लिन परिवार शांत नहीं होगा। आज यही रहो। द मैटर ऑफ रिटर्निंग होम इन्वॉल्व द डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ द फैमिली। घर लौटने का मामला परिवार के प्रत्यक्ष वंशित से संबंधित था, तो ये परिवार के पास नवजात आत्मा सच्चा सम्राट कैसे मौजूद नहीं हो सकता था?
हालांकि पिछली शादी के रद्द होने के कारण ये परिवार ने जानबूझकर अपने असंतोष को व्यक्त करने के लिए इस नवजात आत्मा सच्चे सम्राट को छिपा दिया। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपना हाथ लहराया, शानदार मैजिक खजाने को अपने भंडारण में डाल दिया, फिर शेष विलीन परिवार के सदस्यों को मार डाला, केवल नकाबपोश आदमी को छोड़ दिया, उसे परिवार में वापस ले जाने का इरादा किया। भगवान ये योग मामला सुलझ जाने पर ये टोन और अन्य लोगों ने, जिन्होंने उस देर के व्यक्ति को पहचान लिया था, अपने अपने हाथ ऊपर कर लिए। जल्दी से शहर वापस जाओ। येयू ने अपना हाथ हिलाया और आकाश में गायब हो गया। जाने से पहले उसने लिन परिवार की छोटी कड़ाही पकड़ी और उत्तेजक ढंग से बादलों में गहराई से देखा। एक शेन परिवार नवजात आत्मा साधक अभी भी वहां छिपा हुआ था। आखिरकार शेनजियान शेन परिवार का उत्तराधिकारी था, इसलिए उनके लिए उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करना असंभव था। यद्यपि दोनों परिवार इस घर वापसी से असंतुष्ट थे, लेकिन बड़ी समस्याओं का सामना करते समय उन्हें अपनी सीमाएं पता थी। हालांकि उस आदमी ने अपना चेहरा दिखाने से इनकार कर दिया। ये लिन परिवार का दिव्य कड़ाही उसका होगा। येयू के चेहरे पर विजयी भाव था। उसने लिन परिवार की गोल्डन कोरमर मास्टर को पकड़ लिया और सीधे उड़ गया। नवजात आत्मा सच्चा सम्राट गायब हो गया, संकट टल गया और सभी ने राहत की सांस ली। ये टोन ने एक औषधीय गोली निकाली और उसे निगल लिया, जिससे उसकी तबीयत ठीक होने लगी, लेकिन स्पिरिट बोर्ड का माहौल हल्का नहीं हुआ। शेनजियान ने कोने में दुबके शेन परिवार के पहरेदारों के समूह पर ठंडी नजर डाली। अब जबकि खतरा टल गया था, वे फिर से अपनी चापलूसी और चापलूसी भरे हाव भाव पर आ गए थे, मानो उनकी पहले वाली कायरता और पीछे हटना कभी हुआ ही न हो। उसका चेहरा थोड़ा काला पड़ गया और उसके दिल में गुस्सा भड़क उठा। न केवल इन विश्वासघाती सेवकों के कारण, बल्कि इसलिए भी कि उसने अभी चौथे स्तर की मध्यम श्रेणी की आत्मा तावीज पर नजर डाली थी। Although this talisman had powerful functions, it could simulate any spell or device. हालांकि इस ताबीज में शक्तिशाली कार्य थे, ये किसी भी मंत्र या दिव्य क्षमता का अनुकरण कर सकता था, यहाँ तक कि पलटवार के लिए प्रतिद्वंद्वी की चाल को स्थायी रूप से दोहरा भी सकता था। यह अंतरिक्ष को चीर भी सकता था, पल भर में हजारों मील की यात्रा कर सकता था, दिव्य रहस्यों को उजागर कर सकता था, भाग्य और दुर्भाग्य की भविष्यवाणी कर सकता था और भाग्य का पता लगा सकता था। तथापि सिस्टम के परिचय के तहत इसमें विशेष रूप से एक वाक्य पर जोर दिया गया। प्राचीन काल से उत्पन्न इस ताबीज के कारण, स्वर्ग और पृथ्वी के कानूनों में परिवर्तन के कारण इसकी शक्ति बहुत कम हो गई थी और इसका उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता था। धरती की एक नाजुक मोड़ पर इसने उसे एक बेकार ताबीज दे दिया। अगर ये परिवार के नवजात आत्मा सच्चे सम्राट न होते और अगर ये किंगशियान ने इस अविश्वसनीय प्रणाली पर भरोसा करके मदद का हाथ न बढ़ाया होता, तो शायद उसकी सीधी मौत हो जाती। ये क्रोधित करने वाला था। इस समय प्रमुख फाउंडेशन स्थापना साधक आगे बढ़े, उनका चेहरा मुस्कुराहट से भरा हुआ था और उन्होंने अपने हाथों को कप में भरते हुए कहा, तीसरे युवा गुरु को वास्तव में असीम सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त है। अभी लिन परिवार के डाकू भयंकर रूप से आए थे और हम मूल रूप से कार्रवाई करने का इरादा रखते थे, लेकिन साथ ही तवादी की शक्ति साधारण थी और एक नवजात आत्मा सच्चे सम्राट की उपस्थिति में हमारा जल्दबाजी में किया गया हस्तक्षेप अनावश्यक प्रतीत होता। एक अन्य गार्ड ने कहा, ये सही है तीसरे युवा मास्टर, देखिए क्या आप सब कुछ ठीक नहीं है। हमारे शेन परिवार के गार्ड हमेशा स्थिर रहते हैं और कभी भी अनावश्यक बलिदान नहीं करते हैं। शेनजियान गुस्से से भर गया। ये कर्कश बहाने सुनकर उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडक से भर गई। ओह, तो आप अभी स्थिति का आकलन कर रहे थे? उसने पलटकर पूछा। प्रमुख गार्ड को यह एहसास नहीं था कि उसका मूड ठीक नहीं है और वह अभी निडर होकर हंसा। बिल्कुल, तीसरे युवा मास्टर बुद्धिमान है। गार्ड के रूप में हमारा कर्तव्य आपकी सुरक्षा करना है, न कि बेपरवाही से काम लेना। इसके अलावा वह रुक गया। उसकी नजर शेनजियान पर घूम गई। उसका स्वर थोड़ा तिरस्कारपूर्ण था। आप आखिरकार केवल क्यों शोधन चरण में हैं? यदि वास्तविक लड़ाई छिड़ गई तो हमें पहले आपको प्राथमिकता देनी होगी, जो हमारे हाथ बांध देगा। ये तो सरासर मजाक था। इन लोगों को शेनरी का समर्थन प्राप्त था। अगर वे इस वारिस को नाराज भी करते तो भी उसके राज्य में वह उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। दरअसल बाद में उन्हें उन पर निर्भर भी रहना पड़ सकता था। सो दे स्पोक इवन मोर अनरिस्ट्रेनडली। हालांकि उन्होंने शेनजियान के चेहरे पर बढ़ते ठंडक को नोटिस नहीं किया। इससे पहले वह लंबे समय से शेन परिवार में उपेक्षित महसूस करने का आदी था और आमतौर पर इन तानों और उपहासों को नजरअंदाज कर देता था। लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं रहा और तो इस जीवन मरण के क्षण में इन सेवकों ने न केवल युद्ध में साथ छोड़ दिया, बल्कि वारिस का खुलेआम मजाक उड़ाने का भी साहस किया। मिट्टी की मूर्ति में भी 3 तरह का गुस्सा होता है। मैं तो वारिस हूँ। सीधा लेटने का मतलब ये नहीं कि मेरा गुस्सा नहीं है। शेनजियान ने धीरे से अपनी पलकें उठाई। उसकी निगाहें चाकू की तरह सभी पर घूम रही थी। मेरा शेन परिवार किंगजों में सबसे बड़ा परिवार है, फिर भी आपने केवल युद्ध में भागने के बारे में सोचा और ऐसा भद्दा बहाना ढूंढ लिया। उनकी आवाज न तो तेज थी और नहीं धीमी, फिर भी वहां उपस्थित सभी लोगों को ठंड का एहसास हुआ। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं शेनजियान आसानी से धमकाया जा सकता हूँ? उसने अचानक अपनी आवाज ऊंची कर दी और उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। शेन परिवार के पहरेदारों की आंखें चौड़ी हो गई। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह बेकार वारिस ऐसी बातें कहेगा। नेता समझाना चाहता था, लेकिन शेनजियान ने ही टॉम की ओर देखा। चाचा, क्या आपको याद है कि हमने रवाना होने से पहले आपसे क्या कहा था? अब मैं आपसे पूछता हूँ, इन बेवफा नौकरों का क्या फायदा? इससे पहले जब वे प्रस्थान करने वाले थे, शेनजियान ने यह अनुमान लगाते हुए कि शेनरी कुछ करने की योजना बना रहा है, उसे खुश करने के लिए विशेष रूप से ही टॉम से निजी तौर पर कहा कि यदि ये गार्ड परेशानी पैदा करते हैं तो वह उनके साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सकता है, बिना इस बात की चिंता किए कि बाद में शेन परिवार द्वारा उसे जवाबदेह ठहराया जाएगा। ये टॉम, जो अपनी सांस को समायोजित करने के बीच में था, उसकी आंखों में तेज रोशनी चमक उठी। शेन परिवार का ये वारिस कुछ अलग सा लग रहा था। फिर उसने गहरी आवाज में कहा, बेवफा नौकरों, तो उन्हें मार डालो। इसके साथ ही उसके शरीर में शक्ति प्रस्फुटित हो गई। गोल्डन कोर अमर मास्टर की शक्ति के तहत शेन परिवार के गार्डों के समूह में प्रतिरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। वे चलने की तरह काम रहे थे। क्या कर रहे हो? नेता का चेहरा एकदम बदल गया। हम शेन परिवार से हैं। तीसरे युवा मास्टर, हमारी जान बख्श दो। तीसरे युवा मास्टर, हम गलत थे, हमारी जान बख्श दो, हमारी जान बख्श दो। शेनजियान ने ठंडेपन से देखा। वह जानता था कि ये लोग अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर रहे थे। वे जानते थे कि वे मरने वाले थे। उसके बदल में ये टॉम उसे देख रहा था, अंतिम आदेश की प्रतीक्षा कर रहा था। शेनजियान के बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिला देने के बाद ही ये टॉम ने सीधे अपने जेड पेंडेंट को सक्रिय किया, जिससे भयानक लपटें निकली, जिसने इन सभी दुष्ट सेवकों को जलाकर मार डाला। ये किंगशियान पास खड़ी थी। उसकी स्पष्ट आंखों में आश्चर्य की झलक थी। उसने सोचा था कि यह बेकार पति विज्ञता का नाटक करता रहेगा, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना निर्णायक होगा। ये छोटा सा साथी बिल्कुल अलग है। उसने गहरे सुनहरे ताबीज वाले कागज को अपने भंडारण स्थान में रख दिया और पहली बार शेनजियान को ठीक से देखा। ये फैमिली इज लोकेटेड इन अ लार्ज कल्टिवेशन। ये परिवार एक बड़े खेती शहर में स्थित है। पूरा शहर सैकड़ों मील तक फैला हुआ है, जिसमें विशाल भूभाग और विस्तृत आंतरिक क्षेत्र है, जहां न केवल बड़ी संख्या में किसान रहते हैं, बल्कि कई साधारण लोग भी रहते हैं। आधे दिन बाद समूह सफलतापूर्वक पहुंच गया। ये टोन द्वारा पास टोकन दिखाए जाने के बाद स्पिरिट बोर्ड सीधे मुख्य पारिवारिक क्षेत्र की ओर उड़ गई। चारों ओर ऊंची इमारतें खड़ी थी और लोगों का आना जाना लगा हुआ था। यह एक साधारण जीवंतता का दृश्य था। शेनजियान नाव की रेलिंग पर आराम से झुक गया, नीचे के मनोरम दृश्य को निहार रहा था और आलस से जमा ले रहा था। ये परिवार का मुख्य पारिवारिक क्षेत्र शहर के केंद्र में स्थित है, जो एक जादुई सरनी से ढका हुआ है, जिसमें आध्यात्मिक प्रकाश व्याप्त है, एक परिलोक की तरह। आत्मा की नाव धीरे धीरे मुख्य परिवार क्षेत्र के प्रवेश द्वार के सामने उतरी। गेट पर एक भी स्वागत करने वाला व्यक्ति नहीं था, केवल ड्यूटी पर तैनात 2 परिवार के शिष्य आगे बढ़े। स्टीवर्ड, दोनों ने अपने हाथ जोड़े। परिवार चीजों को कैसे व्यवस्थित करने की योजना बना रहा है, ये टॉम ने भौहें चढ़ाई।
उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि परिवार उनका स्वागत करने के लिए किसी को नहीं भेजेगा। एक गार्ड के रूप में वह केवल लोगों को वापस लाना जानता था, लेकिन वह नहीं जानता था कि आगे क्या करना है। ये कहते हुए वह शेन जियांग की ओर देखना नहीं भूला। स्पिरिट बोर्ड पर हुई पिछली घटना ने उन्हें एहसास दिलाया कि शेन परिवार का ये वारिस भी गुस्सैल स्वभाव का है, और अगर कोई वास्तविक संघर्ष छिड़ गया तो ये किसी भी परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। ड्यूटी पर मौजूद व्यक्ति ने जवाब दिया, स्टीवर्ट को रिपोर्ट करते हुए, परिवार के मुखिया को कुछ मामलों पर ध्यान देना है और उन्होंने केवल इतना कहा है कि यदि वे वापस लौटते हैं तो उन्हें पहले अपने काम निपटाने चाहिए और फिर और मैडम की सहस्राब्दी जन्मदिन समारोह में इस पर चर्चा करनी चाहिए। ये सुनकर ये टोन ने राहत की सांस ली। चूंकि यही मामला है, युवा मिस, मैं विदा लेता हूँ, ये टोन ने किंग जियांग की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा। मुख्य पारिवारिक क्षेत्र में एक सहायक शाखा सदस्य के रूप में उन्हें बिना आदेश के प्रवेश की अनुमति नहीं थी। हालांकि जाने से पहले उन्होंने शेन जियांग को एक टोकन दिया, अगर तीसरे युवा मास्टर को मदद की जरूरत है तो वह मुझसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। वह एक संपार्श्विक शाखा के सदस्य होने के नाते किसी को भी अपमानित नहीं कर सकते थे। इससे पहले उन्होंने शेन जियांग को महज एक सुंदर चेहरा समझा था, लेकिन आत्मनाव पर हुई घटना के बाद उन्होंने महसूस किया कि इन परिवार के प्रत्यक्ष वंशजों में से किसी के साथ भी निपटना आसान नहीं था। Since he couldn't afford to provoke him, it was better to establish a good relationship. चूंकि वह उसे उकसाने का जोखिम नहीं उठा सकता था, शेन जियांग ने थोड़ा सा हिलाया और ये देखकर कि किंग जियांग पहले ही प्रवेश कर चुकी है, वो उसके पीछे चला गया। ये बहुत अच्छी बात थी कि ये परिवार ने उसे परेशान नहीं किया, इससे उसे विभिन्न सामाजिक शिष्टाचारों से निपटने से छुटकारा मिल गया। हालांकि यदि सहस्राब्दी जन्म दिवस समारोह आयोजित किया जाता तो संभवतः वो कुछ समय के लिए घर वापस नहीं आ पाते। चाहे वह कहीं भी लेटा हो, वह लेटा ही था, है ना। मुख्य पारिवारिक क्षेत्र में प्रवेश करते हुए दोनों आगे आगे चले, उनके पीछे नौकर शेन परिवार के उपहार लेकर आंगनों की परतों से गुजरते हुए चल रहे थे। रास्ते में उन्हें ये परिवार के जो भी शिष्य मिले, उन सबने अजीब निगाहों से उनकी ओर देखा। वहां तिरस्कार, दया और यहाँ तक कि अधिक दुख भी था। क्या वह शेन परिवार का बेकार तीसरा युवा मास्टर है? चुप रहो, अपनी आवाज धीमी रखो, आखिरकार वह अभी भी हमारे युवा साहब है। हे प्रैक्टिस की चरण के दूसरे स्तर पर एक युवा मास्टर इन लोग वास्तव में हमारे ही परिवार को सम्मान दिलाता है। ये चर्चा स्पष्ट रूप से उसके कानों तक पहुंची, लेकिन शेन जियांग ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने उन्हें सुना ही न हो। वह अभी भी आराम से ठहर रहा था, कभी कभी सड़क के किनारे फूलों और पेड़ों की प्रशंसा करने के लिए रुक जाता था। वह बुरा मानने वालों में से नहीं थे, लेकिन वह समय का इंतजार करने के सिद्धांत को भी समझते थे। जब वे एक बड़े भवन के गलियारे में पहुंचे, तभी एक चट्टान के पीछे से तीखी बहस की आवाज आई। अगर आप मुझसे पूछे तो वह लड़की किंग जियांग निराशाजनक है। क्या ये सही नहीं है? उसकी सगाई मूल रूप से शेन परिवार के युवा गुरु शेन जिंग से हुई थी, जिनके पास जन्मजात दाव शरीर था, एक ऐसा व्यक्ति जो भविष्य में अमर पूज्य बनने की क्षमता रखता था। अब न केवल उसने अपनी सारी साधना खो दी है, बल्कि उसकी सगाई एक निकम्मे व्यक्ति से हो गई है, जो वास्तव में हमारे ही परिवार को शर्मसार कर रहा है। मैंने सुना है कि शेन जियांग की उम्र 20 साल से अधिक है और वह केवल क्यूई रिफाइनिंग के दूसरे स्तर पर है। यस। अगर मैं उसकी जगह होता तो आत्महत्या कर लेता। ये किंग जियांग के कदम रुक गए और उसका भावहीन चेहरा अचानक घूम गया और वह सीधे रोकड़ी के पीछे की ओर चल पड़ी। उसके पीछे नौकर भी जल्दी से चले गए। शेन जियांग की आंखें झपक उठी, उसके मुंह के कोने थोड़े मुड़ गए और वह भी उसके पीछे चला गया। इस महारानी को परेशान करना, ऐसा लगता है कि एक अच्छा शो होगा। ये किंग जियांग धीरे धीरे चट्टानी क्षेत्र के चारों ओर घूम रही थी, उसके साथ ही सफेद स्फीत नीली पत्थर की स्लैब पर लटक रही थी। Behind the rockery, 5 or 6 elegantly dressed women were deep in conversation when they रॉकरी के पीछे 5 अच्छे सुंदर कपड़े पहने महिलाएं गहन बातचीत में व्यस्त थीं, जब उन्होंने अचानक ही किंग जियांग को आते देखा और तुरंत चुप हो गई। ये किंग जियांग, मुख्य महिला एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, लेकिन उसने शर्म का कोई संकेत नहीं दिखाया। इसके बजाय उसने अपनी टोली उठाई, बहुत नाराज होकर, आपको बड़ों की बातें सुनने का नियम किसने सिखाया? ये किंग जियांग ने बर्फीली आंखों से दूसरे पक्ष को देखा, अपने बगल में नौकर की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, उसे थप्पड़ मारो। मंडप में तुरंत सन्नाटा छा गया। मुख्य महिला का चेहरा थोड़ा बदल गया और उसकी रोगन नदियों थोड़ी सफेद हो गई। पांचवी युवा कुमारी बहुत प्रभावशाली है। वह धीरे से खड़ी हुई, उसके कमर की घेरों की चमकार गूंज रही थी। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आंटी ने परिवार का कौन सा नियम तोड़ा है? इस महिला का नाम लियू हुंगर था, जो ये परिवार की चौथे मास्टर की पसंदीदा उपपत्नी थी, जिसे वे बहुत प्यार करते थे और इस मुख्य परिवार क्षेत्र की महिलाओं के बीच कुछ दर्जा रखती थी। हालांकि ये किंग जियांग को कोई परवाह नहीं थी। अपने पिछले जीवन में उसने विलासिता और आराम का जीवन जिया था। वह एक अमर सम्राट के रूप में पैदा हुई थी, जो अपमान सहने वाली नहीं थी। ये देखकर कि नौकर ने कुछ करने की हिम्मत नहीं की, वह अचानक आगे बढ़ी। लियू हुंगर का चेहरा उसके रुख को देखकर थोड़ा बदल गया और उसने आगे कहा, आंटी को तो बस आपकी शादी की चिंता थी, आखिरकार। तमाचा। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, उसे अप्रत्याशित रूप से एक थप्पड़ पड़ा। लियू हुंगर लड़खड़ा गई, एक पत्थर की स्टूल को गिरा दिया और उसके बालों में लगा सुनहरा आभूषण एक टकराहट के साथ 2 टुकड़ों में टूट गया। ये किंग जियांग ने ऊपर से उसकी ओर देखा, उसका चेहरा उदासीनता से भरा हुआ था। उसने अपना चेहरा ढक लिया, अविश्वास से ये किंग जियांग को घूर रही थी, जिसने अचानक हमला किया था। तुम्हारी हिम्मत, मैंने तुम्हें मारा। ये किंग जियांग ने धीरे से अपने हाथ पोंछने के लिए रेशमी रुमाल निकालते हुए कहा, और फिर क्या? लियू हुंगर का चेहरा लाल हो गया, उसने उसे गौर से देखा, लेकिन लंबे समय तक एक भी शब्द नहीं बोल सकी। वह सिर्फ एक उपपत्नी थी, जबकि दूसरी परिवार की प्रत्यक्ष बेटी थी। भले ही उसने अपनी सारी साधना खो दी हो, वह ऐसी कोई नहीं थी जिस पर लियू हुंगर हाथ रख सके। ये किंग जियांग ने उदासीन भाव धारण किया, मुड़ी और चली गई, उसकी आंखों में बिल्कुल भी नहीं देखा। जब तक वह गायब नहीं होगी, लियू हुंगर उन्मादपूर्ण ढंग से चिल्लाया, लानत है उस निकम्मे की, तुम बस रुको, मैं मास्टर से शिकायत करने जा रहा हूँ। दूसरी ओर समूह घुमावदार गलियारों से गुजरकर एक एकांत प्रांगण में पहुंचा। आंगन के द्वार पर 3 अक्षर किंग शुआंगजी शक्तिशाली स्ट्रोक के साथ लिखे गए थे। वे भी सूक्ष्म रूप से ठंड का संकेत देते थे। ये किंग जियांग ने दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। आंगन के अंदर नीले पत्थर की पुतियाएं बेदाग थी और दीवार के कोने में कई शीतल के पेड़ चुपचाप खड़े हुए थे, जिनकी स्पष्ट रूप से सावधानीपूर्वक देखभाल की गई थी। शेन जियांग इत्मीनान से पीछे पीछे चल रहा था, उसके हाथ आस्तीन में फंसे हुए थे, ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बगीचे में आराम से टहल रहा हो। आंगन बड़ा नहीं था और वहाँ कोई नौकरानी या परिचारिका नहीं थी। आखिरकार ये किंग जियांग अकेले रहने की आदी थी और कुछ रहस्य आसानी से उजागर नहीं हो सकते थे, इसलिए उसके पास कोई नौकर नहीं था। जब दोनों कमरे में दाखिल हुए तो जियांग ने पहले ही बिस्तर लगा दिया था और धूपबत्ती जला रही थी। युवा गुरु, युवा महोदया, ये शांतिदायक धूप है, साधना के लिए अच्छी है, जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा। ये किंग जियांग चुप रही और जियांग कमरे की सफाई जारी रखने वाली थी, लेकिन शेन जियांग ने उसे रोक दिया। जियांग, बस हो गया, जाओ दूसरा कमरा तैयार करो, ये मास्टर सोना चाहते हैं। शेन जियांग हल्के से मुस्कुराया। जियांग की आंखें चमक उठी और उसने अपने दिल में धीरे से आह भरी, फिर सहमति जताई और कमरे से बाहर चली गई। मुझे साधना करने की आवश्यकता है, ये किंग जियांग ने अचानक कहा, उसकी आवाज स्पष्ट और ठंडी थी। मुझे बिना कारण परेशान मत करो। शेन जियांग को पहले से ही अपनी साधना के बारे में पता था, इसलिए उसे जोखिम के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। अगर यह बात बाहर भी आ गई तो हर कोई यही मानेगा कि वह अपनी साधना पुनः प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। बोलने के बाद ये किंग जियांग कमरे में दावमंद की ओर चली गई। यही वह जगह थी जहां वो साधना करती थी। शेन जियांग बेफिक्र होकर मुड़ा और आंगन में चला गया। वहां रखी आराम कुर्सी को देखते हुए वो संतुष्ट होकर ले गया और एक संतुष्ट आह भरी। इनसाइड द फ्लोइंग क्लाउड पवेलियन ऑफ ये फैमिली, ये परिवार के पूर्वी प्रांगण के बहते बादल मंडप के अंदर लियू हुंगर, जिसे थप्पड़ मारा गया था, चौथे मास्टर के मिंगुआन की गोद में सिसक रहा था।
उसका बारीकी से किया गया मेकअप रोने से धुंधला हो चुका था। उसके बाएं गाल पर हथेली का स्पष्ट निशान था और उसके बालों का जुड़ा बिखरा हुआ था। उसमें उसकी सामान्य मौत आकर्षण का कोई निशान नहीं था। स्वामी, आपको अपनी उपपत्नी के लिए न्याय कायम रखना होगा। उसने ये मिंगवान की आस्तीन खींचते हुए शिकायत भरी आवाज में सूंघते हुए कहा। आपकी उपपत्नी को केवल हमारी 5वीं भतीजी की शादी की चिंता थी और वह बस। ये मिंगवान गहरे नीले रंग के ब्रोकेट के वस्त्र पहने हुए आराम से अपनी चाय का आनंद ले रहा था। तलवार जैसी भौं है, तारों भरी आंखें और सुंदर चेहरे के साथ उनके हर हाव-भाव में एक प्रतिष्ठित परिवार के वंशज का उदात्त आचरण झलकता था। ये सुनकर उसने अपना चाय का कप नीचे रख दिया। उसकी लंबी उंगलियों ने धीरे से लियू हुंगर की टूटी को ऊपर उठाया। मुझे देखने दो, उन्होंने कहा। उनकी आवाज कोमल थी लेकिन उसमें एक निर्विवाद अधिकार था। लियू हुंग ने अपना चेहरा ऊपर की ओर झुकाया जिससे उसका सूजा हुआ गला दिखाई देने लगा। ये मिंगवान की आंखें थोड़ी गहरी हो गई। उसका अंगूठा हथेली के निशान को धीरे से सहला रहा था। उसकी हरकतें इतनी कोमल थी कि किसी का भी दिल कांप उठता था। मालिक, ये किंगशियार आपको अपनी नजरों में बिल्कुल भी जगह नहीं देती। अपनी उपपत्नी के चेहरे पर थप्पड़ मारना अपने चेहरे पर थप्पड़ मारने के बराबर है, महिला ने आगे कहा। ये मिंगवान के होंठ एक ठंडी व्यंग्यात्मक मुस्कान में बदल गए। बूढ़ी मैडम के अलावा उसकी नजरों में कब कोई और रहा है। हालांकि वह रुका, उसकी निगाहें बर्फीली हो गई और धीरे से बोला, अगर ये भले होता तो मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन अब एक अपन जिसकी साधना पूरी तरह से खो गई है, मुझे उकसाने की हिम्मत कैसे कर सकता है। उसकी नजर मेज पर रखे एक सुनहरे पत्र पर पड़ी। ये पत्र शेन परिवार के दूसरे बेटे द्वारा भेजा गया था। पत्र में उल्लेख किया गया था कि ये परिवार की बूढ़ी मैडम के 1000 साल के जन्मदिन के लिए शेन परिवार ने भी उपहार तैयार किए थे, लेकिन ये सभी उपहार उनके छोटे भाई द्वारा संभाले गए थे और अगर कुछ भी अनुचित था तो उन्होंने उनकी समझ के लिए कहा। वे सभी 1000 साल पुराने लोमड़ी थे। ये मिंगवान ने एक नजर में दूसरे पक्ष के इरादे को समझ लिया। शेन परिवार के बदले उपहार में निश्चित रूप से एक समस्या थी। जन्मदिन के बोझ में मैं तुमसे इसका दोगुना बदला लूंगा। उसकी आंखों में एक भयावह चमक चमक उठी। चमकदार चांद के नीचे शेन जियान ने अपना भोजन समाप्त कर लिया और अपनी आराम कुर्सी पर लेट गया। द रिक्लाइनिंग चेयर वाज मेड ऑफ स्पेशल मटेरियल एंड ही हैड आल्सो यूज्ड। यह आराम कुर्सी विशेष सामग्री से बनी थी और उन्होंने अपनी मां के चेहरे का उपयोग करते हुए एक पारिवारिक संरचना मास्टर से एक सरल संरचना उकेरने के लिए कहा था जिससे बहुत आरामदायक हो, सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडी रहे। अन्यथा वह विशेष रूप से यह आराम कुर्सी अपने साथ नहीं लाता। युवा मास्टर आंगन के बाहर जियांग एर उसके पास आए। उसके चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान थी। पत्र स्टीवर ये के माध्यम से भेजा गया है। इस बार शेन परिवार के सभी रक्षकों को मार डालने के बाद भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी। शेन जियांग का इसे छिपाने का कोई इरादा नहीं था। उसने मामले को विस्तार से लिखा और जियांग एर को ये टोम से संपर्क करके इसे वापस भेजने को कहा। हम शेन जियांग ने अपनी आंखें नहीं खोली। जियांग एर पास आए, उसके लिए बुझी हुई चंदन की धूपबत्ती जलाए और आगे बोली, युवा गुरु, हालांकि आपको इस जन्मदिन समारोह में जरूर आना चाहिए, लेकिन निश्चिंत रहे, मैंने सुना है कि ये परिवार की बूढ़ी मैडम आपके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहती, इसलिए युवा गुरु को तब निशाना बनाए जाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये शब्द कहते हुए जियांग एर काफी खुश लग रही थी। इतने सालों में उसने अपने यंग मास्टर का कई बार मजाक उड़ाते देखा था। हालांकि उसके यंग मास्टर को इसकी परवाह करने में बहुत आलस आता था, फिर भी वह अंदर से बहुत असहज महसूस करती थी। इसलिए बाद में उसने परेशानी से बचने के लिए अपने युवा स्वामी को बाहरी लोगों के साथ बातचीत करने से रोकने की पूरी कोशिश की। तुम्हें कैसे पता चला? शेन जियांग ने हैरान होकर पूछा। यद्यपि उसने ये टोम से यह जान लिया था कि ये परिवार की बूढ़ी मैडम के पास महत्वपूर्ण अधिकार है और वह बिल्कुल भी घमंडी नहीं है, फिर भी वह उसके बारे में उसकी राय नहीं जानता था। ये परिवार के एक सदस्य ने मुझे बताया, जियांग ए ने बताया। आज जब वह स्टीवर ये को ढूंढने निकली तो मुख्य पारिवारिक क्षेत्र में उसकी मुलाकात एक छोटी बच्ची से हुई। उसने सोचा कि चूंकि यह जन्मदिन का उत्सव था, इसलिए उसे अपने युवा गुरु के लिए ये समझना चाहिए, इसलिए उसने सक्रिय रूप से लड़की से प्रश्न पूछने के लिए संपर्क किया, ये सोचकर कि एक बच्ची मासूम और भोली होने के कारण शायद कुछ नहीं छिपाएगी। युवा गुरु, उस छोटी बच्ची को कहानियां सुनना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने उसे झांगशेंग और कुयेंगेंग की कहानी सुनाई। वह बहुत खुश हुई और उसने मुझे इसके बारे में बताया। जियांग ए ने थोड़ी परेशानी दिखाते हुए कहा और आगे कहा, हालांकि उसने जिद की मैं फिर जाऊंगा और उसे और कहानियां सुनाऊं। शेन जियांग ने थोड़ा सिर हिलाते हुए सुना, बच्चों को कहानियां पसंद आना सामान्य बात है, लेकिन मुख्य परिवार क्षेत्र में दिखाई देने के कारण उसकी पहचान असाधारण होनी चाहिए। इफ यू वांट टू गो देन गो, इफ नॉट इट्स फाइन। युवा स्वामी, मैं जाऊंगा, जियांग ने तुरंत कहा। वह अपनी वजह से दूसरे पक्ष के लिए परेशानी खड़ी नहीं करना चाहती थी। आखिरकार ये तो सिर्फ कहानियां सुनाना था। शेन जियांग ने उसके विचारों को समझ लिया और उदासीनता से कहा, खुद ही फैसला करो, लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए, हमारा शेन परिवार परेशानी पैदा नहीं करता है, नहीं हम परेशानी से डरते हैं। वह चिंतित था कि उसके कारण ये परिवार उसकी नौकरानी पर अपना गुस्सा निकाल सकता है। चिंता मत करो युवा मास्टर, मुझे पता है, जियांग ए ने मीठी मुस्कान दी। शेन जियांग ने सिर हिलाया, फिर कुछ और सोचा और फिर से पूछा, चूंकि ये जन्मदिन का उत्सव है, क्या परिवार ने उपहार तैयार कर लिए हैं? मूलतः वह ऐसे मामलों के बारे में चिंता नहीं करते थे, लेकिन उन गार्डों के उदाहरण को देखते हुए वह भी सतर्क हो गया। युवा मास्टर, मैं जाकर देखता हूँ, जियांग ए ने खड़े होकर कहा। शेन परिवार से लाए गए सभी उपहारों को साइड रूम में रखा गया था और उन्हें स्टोरेज पाउच में संग्रहित नहीं किया गया था। आखिरकार न तो शेन जियांग और न ही किंगसियन खुले तौर पर स्टोरेज पाउच का उपयोग कर सकते थे। लगभग एक चौथाई घंटे बाद जियांग ए जल्दी से वापस आया। युवा मास्टर, ये बुरा है, इन उपहारों में समस्याएं हैं। शेन जियांग की आंखें गहरी हो गई। क्या हुआ? जियांग ए ने तुरंत ही वो सूचीपत्र सौंप दिया जिसे उसने व्यवस्थित किया था। उसने उसे उठाया और देखा कि उसमें हर उपहार का बारीकी से रिकॉर्ड था। उपहार तो बहुत थे, लेकिन उनकी गुणवत्ता बहुत खराब थी और उनमें से सबसे अच्छी तो एक जहरीली गोली भी थी। शेन जियांग का चेहरा धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। यदि जन्मदिन समारोह में उपहारों का ऐसा ढेर प्रस्तुत किया जाता तो संभवतः वह पूरे ही परिवार के क्रोध का शिकार हो जाता और शायद वह जीवित भी नहीं लौट पाता। इस तरह का स्पष्ट लक्ष्यीकरण वास्तव में कुछ अप्रत्याशित था। वह बुदबुदाया, ये तो बस एक आत्मसभा का आयोजन है, क्या ये सचमुच इतनी बड़ी बात है? इस बार गार्ड और उपहार दोनों उसके दूसरे भाई द्वारा तैयार किए गए थे। स्पष्ट रूप से उसे परिवार के सामने चेहरा खोने का इरादा था। शेन जियांग ने यह मान लिया कि दूसरा पक्ष अभी भी उसके द्वारा आत्मा एकत्रीकरण संरचना लेने से नाराज है। युवा मास्टर, अब हम क्या करें? जियांग ए ने उत्सुकता से पूछा। ये उपहार निश्चित रूप से नहीं दिए जा सकते थे, लेकिन यदि कोई उपहार नहीं दिया गया तो ये परिवार निश्चित रूप से उन्हें निशाना बनाएगा और उनका मजाक उड़ाएगा और यहाँ तक कि अधिक आपदाओं को भी जन्म देगा। शेन जियांग आराम कुर्सी पर बैठा, तारों भरे आकाश की ओर देखता हुआ विचारों में खोया हुआ था। उपहार तो निश्चित रूप से देने ही थे। उसके पास स्वयं काफी चीजें थी और वह कूलडाउन अवधि समाप्त होने तक प्रतीक्षा कर सकता था, फिर बेहतर वस्तुओं को वापस करने के लिए विवाह आशीर्वाद का उपयोग कर सकता था। हालांकि फिर भी उनके पास मौजूद वस्तुओं की गुणवत्ता के साथ ये परिवार में 10 गुना रिटर्न विशेष रूप से आश्चर्यजनक नहीं होगा। एक भव्य समापन कार्यक्रम की आवश्यकता थी, लेकिन उसके पास जो सबसे अच्छी वस्तु थी वह पहले ही किंगशियान को दे दी गई थी। यह महारानी, ये सही है क्या? गहन तंत्र रसम की प्रकटीकरण तावीज में कोई पता लगाने का कार्य नहीं था। शायद वह इस प्राचीन आत्मा तावीज का उपयोग शहर में एक बेहतर वस्तु खरीदने के लिए कर सकता था, इसलिए वापस की गई वस्तु की गुणवत्ता पूरी तरह से पर्याप्त होगी। शेन जियांग के मन में एक विचार आया और उसने तुरंत कहा, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे हल कर दूंगा। जियांग ए सोचकर दम रह गई कि जब से उसके युवा स्वामी ने विवाह किया है वह एक अलग व्यक्ति में बदल गया है। वास्तव में वह कई चीजें करने की पहल कर रहा है, लेकिन उसे यह अजीब नहीं लगा, बल्कि वह बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही थी। ऐसा युवा मास्टर अधिक आश्वस्त करने वाला था। द नेक्स्ट डे शेन जियांग चेंज